इस सेक्शन के मुद्दे और एनसीएलटी को अप्लाई करेगा। एनसीएलटी पावर कौन से सेक्शन की यूज करेगा? 242 की यूज करेगा। और गलती से किसी डायरेक्टर को निकाल दे तो उसको वापस 5 साल तक के लिए लेंगे, ऐसा कौन सा सेक्शन में रहता है? What do you think? अगला, ओ माय गॉड, बिजनेस वैल्यू ऑफ एवरीबॉडी नाउ। आजकल इंटरनेट की वजह से और टेलीकॉम की वजह से बताओ कौन सी 4 चीजों में बढ़ोतरी हो रही है? जवाब दो, जवाब दो। मेरे सारे फ्रेंचाइजी को क्लिक करके हाँ क्या आगे बोलो। व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट गाइस? कॉस्ट? अरे भाई, जब से टेलीकम्युनिकेशन, जब से स्काई, पहली बात तो कल्चर ये है और स्ट्रेटेजी ये क्या है, तो ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? Whenever you make strategy, you should understand the culture. If the culture and strategies are going against, it won't be easy. हाँ या ना बोलेगा, और हाँ या नो बोलने के बाद में आपको जवाब देना है कितने दिनों के अंदर अदर क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा। एक पूरा एग्रीमेंट बनेगा। अब मान लीजिए ऐसा कंपनी में हो रहा है और आलिया भट्ट और प्रियंका के साथ में ऐसा गलत हुआ, तो अब एनसीएलटी क्या बोलेगा? आज के बाद में डायरेक्ट बताओ मुझे कितने लोग यहाँ पे बैठा हुआ हर बच्चा यही चाहता है कि यार मैं सब कर सकता हूँ। रोज में बच्चों, चीजें ऐसी है, इस उम्र में इंसान की उम्र कुछ अलग काम करने की होती है।
Hey guys, very good evening. मैं आपके सामने आज कुछ खास पेश करने जा रहा हूं. Today we're going to start with the revision of Enterprise Information System, जिसका short form है EIS. So today we're going to start with chapter number 4. और आपको ये रिवीजन स्टार्ट करने से पहले एक याद रखना होगा कि आप सभी के सामने चार्ट बुक खुला होना चाहिए. एंड दोज हु आर नॉट हैविंग चार्ट बुक वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, बिकॉज इतने बड़े सिलेबस को साथ में करने के लिए आपके इसमें चार्ट बुक होना जरूरी है. दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, अब मैं रिवाइज कराऊंगा, आपको बहुत सारी चीजें आएगी और कुछ चीजें नहीं भी आएगी. तो क्या आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा. जो नहीं आ रहा है यू हैव टू मार्क और देयर, आपको मार्क करना होगा इस चीज को कि आपको क्या नहीं आ रहा है, ताकि आप मेरे बाद जब अकेले में रिवाइज करोगे तो उन चीजों पर ज्यादा फोकस करोगे जो आपको रिकॉल नहीं हो रही है. अच्छा, रिवीजन का मतलब ये होता है, ये अजम्पशन होता है कि बच्चा एक दो बार खुद से पढ़ा हुआ है और उसके बाद में रिवीजन होता है. मैं क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूं. जो मैंने क्लास में 120 घंटों में जो पढ़ाया था, अब मैं उसको कोशिश कर रहा हूं कि मैं 5 घंटों में पढ़ता हूं. आप समझ सकते हो मेरी रफ्तार कितनी ज्यादा हो सकती है, राइट. सो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप पहली बार पढ़ रहे हो और आपको बहुत मजा आएगा. बिल्कुल ऐसा नहीं होगा. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है. तो आपको दो चीजें समझना है, एक तो चार्ट बुक आपके सामने. दूसरी बात, हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि हमने एक वो भी बनाया था. क्या, व्हाट वी मेड दिस, ये भी बनाया हुआ है. मेमोरी टेक्निक्स आपको दिए भी थे, है ना. ये मेमोरी टेक्निक्स जो है आपको दिए थे, और ये क्यों होना चाहिए आपके पास में, बिकॉज जब भी पॉइंट्स को रिकॉल करना होगा आप मेरे पास में हौले ऐसा मत देखना कि सर ये कहां से आए. सो द मेमोरी टेक्निक्स का पेज इज ऑलरेडी गिवन टू यू. इसमें सारी मेमोरी टेक्निक्स लिखी हुए हैं और आपके पास में ये पेज होना बेहद जरूरी है, राइट एवरीबॉडी. आपके पास में नहीं है तो किसी से जेरोक्स लेना, पर लेना जरूर. क्लास होने के बाद एटलीस्ट लेके रखना, ताकि आपको ये सारी चीजों का रिवाइज करने में आसानी होगा, स्पेशली एग्जामिनेशन से पहले दिन. सो आप सभी जानते हो हमारे एग्जामिनेशन बस परसों के दिन है, मतलब ऑडिट का पेपर हो चुका है. और मैं समझ रहा हूं आपकी बहुत वाट लगी, आपके चेहरों से समझ रहा हूं. पेपर वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. और पर खुशी इस बात की भी है कि आपकी कल से एग्जामिनेशन होने के बाद आपकी जिंदगी में पूरी तरह से आजादी है, राइट. ओ हो आपका एफएम अभी भी बाकी है मेरे दोस्त. और उसके बाद में जिंदगी में बहुत आपके वो है, फ्रीडम है. आप बहुत अच्छे से उसके बाद में मजे करोगे. और जो लोग पास हो जाएंगे वो सीधा सीए फाइनल में भी है. तो आप सभी लोग, यू आर अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लेक्चर. इस लेक्चर को आपको लगातार अनइंटरप्टेड देखना है और लगातार पूरी तरह से कंसंट्रेशन करना है. आई होप आपका कंसंट्रेशन हाई लेवल पर है, बिकॉज परसों के दिन ठीक आपके. अच्छा, इस लेक्चर का फायदा क्या होगा देखने के बाद में, ऐसा होगा आपको पहली बात तो ये समझेगा आपको आ क्या रहा, दूसरी बात ये समझेगा क्या नहीं है. और अब जब आप पढ़ोगे तो आपका पढ़ते समय एंगल चेंज होगा कि चैप्टर नंबर 5 एग्जांपल मुझे बहुत इजी लग रहा है, पर चैप्टर 4 आई फाउंड डिफिकल्ट. तो ऑब्वियसली व्हेन यू विल रीड टुमारो यू हैव टू हैव अ मोर फोकस ऑन. और हो ये भी सकता है कि पिछले एग्जामिनेशन चालू होने 12 दिन तो हो गए. अरे हो गए ना, ऑडिट के पेपर के 12 दिन तो हो गए. तो 12 दिन से आपने तो ये इसको धक्का नहीं लगाया. मतलब सोचने वाली बात है कि 12-14 दिन और उसके पहले न जाने कितने दिन पहले आपने, तो कम से कम 15-20 दिन का तो गैप एआईएस में हो ही गया. तो आप हो सकता है यू आर रीडिंग इट आफ्टर लॉन्ग टाइम. तो इसीलिए ये लेक्चर की वजह से आपको कल जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो आपको एक क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा कि नहीं यार मुझे सब. अगर आप डायरेक्टली इफ यू स्टार्ट रीडिंग मतलब मेरे लेक्चर में नहीं बैठे और आपने सीधा लेक्चर चालू कर दिया, पढ़ना चालू कर दिया, तो यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल फास्ट. इसलिए इस लेक्चर का फायदा है, इसके बाद जब भी आप अगली बार पढ़ोगे तो आपको पढ़ते समय स्पीड मिलेगा. आप सभी जानते हो कभी कभी हम लोग पढ़ने लगते हैं, न जाने कितने टाइम वो पेज में चला जाता, पर वो पेज से आगे बढ़ते नहीं. वजह वो पता नहीं, वो याद ही नहीं आता. तो इस लेक्चर का ये फायदा है, सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रिफ्रेश हो जाएंगे. इसके बाद जब आप कल पढ़ोगे तो आपको लगेगा वाओ आई नो ऑल द कॉन्सेप्ट, आपका स्पीड बढ़ेगा. सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट एवरीबॉडी, दिस लेक्चर इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कम ऑन गाइस, चेक इट आउट एवरीबॉडी. नाउ ये रहा आपके सामने चैप्टर नंबर 4 का पहला कॉन्सेप्ट. आप सभी जवाब देंगे दोस्तों, ट्रेडिशनल में और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है. दोस्तों अब मैं अगर फ्लिपकार्ट की बात करूंगा तो बताएंगे दोस्तों ई कॉमर्स या ट्रेडिशनल. कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी गुड. अगर मैं यहां से शॉप पे जाके बाय करूं तो ये ट्रेडिशनल है. वेरी गुड. अगला सवाल है कहां पे आप टच भी कर सकते हो और कहां पे आपको स्क्रीन के सामने बैठना है, कहां पे आप फेस टू फेस होते हैं और आपको स्क्रीन पे दिखता है. ई कॉमर्स आप बताएंगे दोस्तों एनीवेयर एक्सेस होता है, ये पुरानी बात है. फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स. और बिग बाजार की बात करूंगा, डिस्काउंट भी मिलता है. ई कॉमर्स है. आजकल ट्रेंड किसके लिए है, द ऑर्गेनाइजेशन इज मूविंग टुवर्ड्स फ्रॉम ट्रेडिशनल टू. तो आप सभी लोग इसका डिफरेंस जानते हो. और मुझे एक बात आपसे पूछना है, आप बताएंगे कहां पे ओवरहेड्स कम होते हैं ई कॉमर्स में, और ट्रेडिशनल में आप बताएंगे कहां पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ देना पड़ता है. और ई कॉमर्स में सारे खर्चे तो बताएंगे eBay.com, Amazon, ये फ्लिपकार्ट, ये सब कुछ क्या है
तो मुझे लगता है ये सब कुछ अवेलेबल है एकदम, सब कुछ दिमाग में आपके अभी भी ताजा ताजा, ठीक है ना। अगला सवाल ये आपके सामने, आप बताएंगे अमेजॉन फ्लिपकार्ट की बात करेंगे, अमेजॉन फ्लिपकार्ट और मैं बात करूंगा ईबे, इन सब की अगर बात करें तो इसके ये जो बिजनेस चालू है, क्या इनका फायदा उनको भी हुआ है? क्या इनका फायदा हमें भी हुआ है? हम कौन और वो कौन? वो सेलर है, हम कौन? तो इसका फायदा कस्टमर को भी है, इसका फायदा उनको भी है, और रही बात इनका फायदा गवर्नमेंट को भी हुआ है। तो अगला सवाल वही पूछा है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। इसके 3 बच्चे पैदा हुए, एक सेलर है, एक कस्टमर है और एक गवर्नमेंट है। अब बात करें गवर्नमेंट को, सिर्फ 2 फायदे हुए। नंबर 1 फायदा गवर्नमेंट को ये हुआ था, गवर्नमेंट को सारा करप्शन खत्म करने में मदद हुई, बिकॉज इफ एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, एवरीथिंग विल बी रूटेड थ्रू व्हाट बैंक, तो वहां पर काला पैसा जनरेट होने का स्कोप ही नहीं, सब लोग टैक्स भरेंगे। जैसे आज इफ आई एम गेटिंग एवरीथिंग, तो जाहिर सी बात है अगर मैं कुछ भी ऑनलाइन सेल करता हूं तो आई एम गेटिंग एवरीथिंग इन व्हाट माय बैंक अकाउंट, तो मैं टैक्स चुराने का स्कोप ही नहीं रखता, मुझे झक मार के टैक्स भरना है, बिकॉज वो बैंक में आएगा। नंबर 2 बात, गवर्नमेंट को एक दूसरा फायदा हुआ। क्या फायदा होता? गवर्नमेंट को इकोलॉजिकली फायदा हुआ। मतलब कि अगर मान लीजिए अगर आप दुकान पे जाके परचेस करोगे, लाओगे, तो इट विल बी अगेन व्हाट, इसके लिए पेपर जाएगा, उसके लिए पेट्रोल जाएगा, दुकानें लगेंगी तो एसी जाएगा, न जाने कितना इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। सो डोंट यू थिंक इट विल बी अगेंस्ट आवर एनवायरमेंट? तो आपको लगता नहीं ई कॉमर्स आने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है कि कम हुआ है? ग्लोबल वार्म होना कम हो गया ना, मतलब ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा है, राइट। अगला सवाल, हम जैसे कस्टमर को क्या फायदा हुआ? सस्ते में मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, अवेलेबिलिटी मिल रहा है, एनीवेयर एक्सेस मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, कंपटीशन उन लोग की है, वैरायटी हमको मिल रही है, गुड क्वालिटी मिल रहा है, आने जाने का, और कन्वीनियंट है, अच्छा एक्सपीरियंस है, घर बैठे बैठे बाय करो, रात दिन कभी भी, तो हम लोग को भी फायदा हुआ। एंड टेल मी द बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो फ्लिपकार्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन को नो इलेक्ट्रिसिटी, नो रेन, मतलब नो ओवरहेड्स। नंबर 2, दे कैन रीच एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अब उसकी दूसरी और एक बात, क्या आपको लगता नहीं इनका एक फायदा इनमें होगी, इनके बीच में इतनी कंपटीशन होगी, इनका क्वालिटी अपने आप इंप्रूव हो गया। और बताओ क्या फायदे हुए? कस्टमर बेस बढ़ गया। क्या वो कस्टमर को पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदे हुए। अब देखो, ये जब क्वेश्चन लिखोगे ना, तो आपको आंसर कैसे लिखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मस्त लेट के आंसर लिखना है, कभी भी आंसर को डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करने का। ओके, आज कल आपकी एग्जामिनेशन है, तो यू शुड नो हाउ टू राइट पेपर। इंडिया में 100 लोग पढ़ाई करते हैं, पर पास सिर्फ 10 लोग होते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 लोग कोई नॉलेज था, नॉलेज तो बहुत लोग होता है, पर लिखने वाला ही पास होता है। तो आपको इसका अगर क्वेश्चन पूछे, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू ई कॉमर्स, डोंट डायरेक्टली राइट टू द दिस सेलर को ये फायदा, ऐसा नहीं। पहले लेट के लिखने का व्हाट इज ई कॉमर्स, फिर लेट के लिखा व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ई कॉमर्स। तो पहले व्हाट इज ई कॉमर्स, 2-3 लाइन, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वो सब। और उसके बाद में व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाने के नीचे नीचे नीचे, और उसके बाद में व्हाट आर द बेनिफिट्स टू ई कॉमर्स, और फिर उसके एक चार्ट बना के 3 बच्चे गिराने। नंबर 1 बच्चा सेलर, नंबर 2 कस्टमर, थोड़ा सा चार्ट, एकदम छोटा छोटा चार्ट बना के फास्ट, वो एकदम सुंदरता मत करना वहां पे, क्योंकि आपके पास में टाइम भी बहुत कम है। फटाक से चार्ट बनाने का और नीचे आने का। फिर आप क्या करने का, नंबर 1 सेलर, अंडरलाइन, कोलन, फिर बाद में बुलेट 1 2 3 4, वापस लाइन छोड़ के वापस नंबर 2, फिर आएगा कस्टमर, वापस उसका जो देंगे हेडिंग देंगे, अंडरलाइन, बुलेट, उसके भी 3 4 5 पॉइंट। तो ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं लिखने का, वर्टिकल लिखने का। आपके पास, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो आपकी जगह कम स्पेस यूटिलाइज होगी, हम चाहते हैं जगह ज्यादा यूटिलाइज हो, बिकॉज जो ज्यादा क्वांटिटी में दिखता है उसको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ऑब्वियसली हम लोग कुछ वाहियात नहीं लिखेंगे, आप बोलेंगे मैं कुछ भी ठोक के हूं, ऐसा नहीं लिखेंगे, क्वालिटी, बट इट शुड लुक वेरी क्वांटिटेटिव एज वेल। मतलब आपने ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं लिखने का, 4-4 पॉइंट नहीं लिखने का, बुलेट लिखना है, 1 बुलेट एक लाइन पे, दूसरा बुलेट, समझ गए, इट शुड कंज्यूम लॉट ऑफ प्लेस ऑल्सो। और तीसरी बात आपको कौन सा, अभी कस्टमर हो गया, सेलर हो गया, तीसरी बात है गवर्नमेंट, उसको भी अंडरलाइन कॉलम उसके नीचे भी। तो इस तरह से आपका ये आंसर 1.5 से 2 पेज का हो जाएगा। तो जो आंसर आपका आधा पेज का होने वाला था, उतना ही लिखकर 1.5 पेज का हो गया। तो अब देखने वाले के नजर में ऐसा होगा कि वाह इतना लिखा है, हालांकि आपने कुछ उसको एड़ा बनाया आपने। मतलब ये सिर्फ देखने वालों का नजर, देखो जो दिखता है वो बिकता है, अंडरस्टैंड। मैं वापस से कह रहा हूं, अगर वो दिखेगा ना तो बिकेगा कैसे? तो आपको दिखावे का जमाना है, आपको उसके अगर आप ऐसे सारे आंसर लिखते गए तो आपको 2-3 सप्लीमेंट भी लग जाएगी। ये मैं बीकॉम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीए के कोई भी इंसान जब पेपर चेक करता है, उसके साइकोलॉजिकल ऐसा होना चाहिए कि इट शुड फाइंड कि यू हैव रिटन लॉट ऑफ थिंग्स। हालांकि और कुछ लोग होते हैं हैंडराइटिंग बहुत चिंदी, इतनी छोटी सी होती है, एक तो हैंडराइटिंग छोटी, उसमें भी अंदर साला वो एक जो होता है ना, एक वो बंच होता है, वो 24 पेज का होता है शायद से, वो भी खत्म नहीं होता, वो 18 पेज में खत्म हो जाएगा। तो देखा बहुत कुछ लिखा नहीं यार, 9 पेज का आईटी हो गया, 8 पेज का एसएम हो गया, मजा नहीं आया उसको मजा दिलाओ। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? पूरा गेम लिखने का है, समझने वाला पूरा इंडिया होता है, लिखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जो मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ई कॉमर्स के लिए 6 कंपोनेंट्स आपके सामने, बताओ मैं कौन?
तो मेरे सामने लैपटॉप है, वो कौन? हार्डवेयर होगी। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खोली, वेब पोर्टल, तो 3 बातें, मैं कौन? यूजर। लैपटॉप क्या? हार्डवेयर। और तीसरा जो वो उसकी वेब पोर्टल पे मैं गया तो वो हो गया। और जाने के लिए, आने के लिए आई नीड अ नेटवर्क, आई नीड अ नेटवर्क, आई नीड अ नेटवर्क, नेटवर्क। तो 4 बातें होगी, बताएंगे मैं कौन? ये आने जाने के लिए मैंने क्या खोला है? बट वेन आई मेक द पेमेंट आई नीड अ पेमेंट गेटवे, तो ये गेटवे भी आ गया, सारी चीजें। आई थिंक इट इज ओवर। आपसे मेरा एक सवाल अब है, अब एक है, ये ई कॉमर्स के वेंडर क्या चीज है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंडर हियर? अरे सर, whenever you buy from Flipkart, you are not buying from Flipkart, you are buying from the vendors of Flipkart, right? So obviously, whenever you buy from Amazon, whenever you buy from eBay.com or Flipkart, you actually do not buy from those websites, you are buying from their vendors. But ऐसा लगता है कि हम लोग उन्हीं से ही buy कर रहे हैं. I hope you're getting this. So can you please revise all the 6 components of number 1, मैं user and वो कौन है? वो कौन? वो वेब पोर्टल है। हमारे आने जाने के लिए कौन सी लाइन होगी? और मेरे पास कंप्यूटर है, हार्डवेयर है। And when I make the payment, I'm using what? और लास्ट पॉइंट, आई एम नॉट बाइंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट, आई एम बाइंग फ्रॉम व्हाट? दैट्स ऑल गाइस, ओवर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों। ओ माय गॉड, आपको पता है इन दिस चैप्टर वी आर हैविंग ओनली 6 चार्ट्स, ओके? 6 चार्ट्स है। आप सिर्फ ध्यान देना, मैं आपको आज बहुत ऊपर ले जाऊंगा। आपको ध्यान देना है। आपको ऐसा लगेगा, हो सकता है कि क्लास के बाद में आपने इतना अच्छे से पढ़ा ही ना हो, पर आपको मैं इस लेक्चर की वजह से इतना कुछ याद दिला दूंगा कि कल आप जब पढ़ने बैठोगे तो आपको लगेगा अब मुझे आ रहा है। आज आपको कॉन्फिडेंस लेके जाना है जो आपने खोया था, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे ना आपको लगता है मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा। आज आपको तसल्ली हो जाएगी नहीं आ रहा है। ओके फाइन। अब देखते हैं दोस्तों, देयर आर 3 टायर्स, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर। 1 टायर मतलब कितने कंपोनेंट होंगे? 1। 2 टायर में और 3 टायर में सब कुछ तो याद है यार। You know everything about it. Why are you unnecessarily worried about it? So not to worry about it. I tell me now, अगर मैं क्लाइंट भी वही है और सर्वर की मशीन भी वही है तो 1 टायर हो गया। बट आप सभी लोग जानते हो गूगल तो अलग एक मशीन है। गूगल मतलब एक गूगल पे सर्वर अलग होता है, और मैं अपने मोबाइल फोन पे भी गूगल देखता हूं, अपने इस मोबाइल पर भी देखता हूं, इस मोबाइल पर। तो ये सब क्या हो गया बच्चों? बताओ भाई, ये क्या है? अरे ये क्लाइंट है क्या सर्वर है? पर गूगल का डेटाबेस तो अलग है ना, तो मतलब गूगल अलग हो गया यार। तो ये 2 टायर क्या 1 टायर? 2 टायर, बिकॉज जब मशीन सर्वर्स की अलग होती है, क्लाइंट की अलग जब होती है, इट इज कॉल्ड एज 2 टायर। बट आपके घर पे जो डेस्कटॉप है, जो आपने घर पे रखा है, उसका सर्वर भी तो हार्ड डिस्क तो उसके अंदर ही है, और जो उसका क्लाइंट है वो भी तो वही है। तो मतलब क्लाइंट की मशीन और सर्वर की मशीन आपके घर पे, लैपटॉप पे, आपके डेस्कटॉप पे तो एक ही है। तो आपके घर पे 1 टायर है, बट व्हेन यू एक्सेस गूगल इट बिकम्स 2 टायर और 1 टायर। अब तीसरी बात, अब दुनिया में 2 टायर में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए दुनिया में 3 टायर है। 3 टायर में एक कंपोनेंट आया जिसका नाम है एप्लीकेशन सर्वर। सब कुछ तो याद है यार, सुपर यार, बहुत आगे जाएंगे। अब सुनो, अब बताओ, अब बहुत पढ़ने को टाइम नहीं लगेगा। देयर आर 3 टायर्स ओनली, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर में एक तीसरा कंपोनेंट जिसका नाम है एप्लीकेशन सर्वर। अब सवाल उठ रहा है कि 3 टायर में काम भी 3 है, करने वाले 3 है, और 2 टायर में काम 3 थे पर करने वाले सिर्फ 2 थे। अब बताएंगे काम कौन से 3? जैसे एग्जांपल, आई एम गोइंग टू एटीएम सेंटर, आई एम एक्सेसिंग व्हाट एटीएम, ओके, एंड आई इंसर्ट माय कार्ड। तो बोलता है व्हाट डू यू वांट, ही आस्क माय पासवर्ड, ही आस्क मी टू सेलेक्ट द लैंग्वेज, और मैं बोलता हूं इतना पैसा विड्रॉ करने का। ये काम कौन कर रहा है? वो एटीएम का एक मशीन कर रहा है जिसका नाम हमने क्या रखा? क्लाइंट रखा। क्या नाम रखा? तो क्लाइंट क्या कर सकता है? यूजर से कम्युनिकेट करता था। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लाइंट? कम्युनिकेशन। बट व्हेन आई आस्क कि मुझे मेरे मिनी बैलेंस, मुझे मिनी स्टेटमेंट चाहिए, बता मेरा बैलेंस कितना है, वो बैलेंस तो क्लाइंट में होता, कहां से आता है? वो सर्वर, डेटाबेस सर्वर से। कहां से आता है? तो टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ क्लाइंट? टू इंटरैक्ट विद द यूजर, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डेटाबेस सर्वर? टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। अब बताओ कौन मांगता है? क्लाइंट। देता कौन है? डेटाबेस सर्वर। तो मांगने वाला क्लाइंट, देने वाला डेटाबेस सर्वर। पर एक सवाल उठ रहा है, एप्लीकेशन सर्वर क्या चीज है? अब क्या होता है कि सपोज आई एम विड्रॉइंग सम फंड्स फ्रॉम द बैंक, तो बैंक इज गोइंग टू डेबिट माय अकाउंट, तो मैं बोलूंगा आई वांट 1000, तो बैंक इज गोइंग टू डेबिट माय अकाउंट, स्वप्निल पाटने अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर अभी काम ना क्लाइंट करेगा ना सर्वर करेगा, बिकॉज क्लाइंट बोलता है मेरा काम कम्युनिकेशन करना, मैं प्रोसेस करता नहीं, और डेटाबेस सर्वर करेगा मेरा काम क्या है? डेटा स्टोर करना, मैं प्रोसेसिंग करता नहीं। अब 2 टायर में सवाल ये उठ रहा था, प्रोसेसिंग करेगा तो करेगा कौन? अपना क्लाइंट करेगा ना सर्वर करेगा। इसलिए 3 टायर में एक नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है एप्लीकेशन सर्वर, जो कहता है नॉट टू वरी, नीदर क्लाइंट विल डू नॉट डेटाबेस सर्वर विल डू, द प्रोसेसिंग जॉब विल बी डन बाय द एप्लीकेशन सर्वर। तभी 3 टायर में बात करेंगे, क्लाइंट क्या करेगा? कम्युनिकेशन करेगा, और मेरे नाम पे डेबिट क्रेडिट कौन करेगा? एप्लीकेशन सर्वर करेगा। एंड टेल मी हु इज देयर टू स्टोर द डेटा? तो दुनिया में ट्रेंडिंग कौन सा है? 2 टायर क्या 3 टायर? द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स 3 और 2, 3 टायर। अब एक सवाल पूछेंगे आपसे दोस्तों, भाई और बहनों, आप सभी को एक सवाल समझना है। आप बताएंगे 3 टायर के कुछ एडवांटेज भी हमने देखे, बात करेंगे। CCD, सी फॉर व्हाट? क्लियर सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज। काम भी 3 है और करने वाले भी 3 है। आई रिपीट अगेन, काम भी 3 और करने वाले भी। जैसे कि क्लाइंट करता है कम्युनिकेशन, सर्वर करता है स्टोरेज, और एप्लीकेशन सर्वर करता है प्रोसेसिंग।
और दूसरी बात है लोड बैलेंसिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोड बैलेंसिंग? लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है? आप देखो, लोड बैलेंसिंग का मतलब यह हुआ, कुछ पता है लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है? अब देखो, मैं क्लाइंट हूं और वो सर्वर है, डेटाबेस सर्वर। तो सारे के सपोज 1 लाख एटीएम सेंटर है और डेटाबेस सर्वर एक ही है, सपोज 2 है, तो सारे 1 लाख क्लाइंट वो एक ही डेटाबेस सर्वर पे जाके उसकी बजाएंगे दे 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 दे। हालांकि डेटाबेस सर्वर नंबर 2 वाले के पास भी डेटा है, पर कोई उसके पास जाता ही नहीं। तो 3 टायर में क्या फायदा हुआ? एप्लीकेशन सर्वर क्या बोलता है, रुको भाई, ये डेटाबेस सर्वर 1 जो है ना वो फुल हो गया, अब इट इज गेटिंग एग्जॉस्टेड। तो अभी एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा? कुछ लोगों को, कुछ क्लाइंट्स को डेटाबेस सर्वर 2 पे रूट करेगा। पर ये फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल विद 2 टायर, बिकॉज 2 टायर में तो एप्लीकेशन सर्वर था ही नहीं। तो व्हाट इज द फर्स्ट एडवांटेज? क्लियर सेपरेशन। दूसरा है लोड बैलेंसिंग। तीसरा है चेंज। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ। अब जैसे कि अगर मान लीजिए सपोज आई एम बाइंग झंडू बाम फ्रॉम बिग बाजार। बिग बाजार में कहता है आंटी आंटी झंडू बाम दो, आंटी बोले ले लो। अब ये आंटी के पास में जो लैपटॉप है वो क्लाइंट है, आंटी ने चलाया बारकोड। अब बताओ बारकोड गया है, अब बारकोड में क्या हुआ? मैंने 2 झंडू बाम ली, तो 2 झंडू बाम कहां से लिए? क्लाइंट से लिए। तो बताओ वो झंडू बाम का रेट कितना है? वो किसको पता है? सर्वर बोलता है मेरा तो काम स्टोर करना, आई डू नॉट नो द रेट ऑफ झंडू बाम। तो क्लाइंट बोलता है मुझे भी पता नहीं, तो पता किसको है? तो एप्लीकेशन सर्वर बोलता है रुको मुझे देखना दे, इसका रेट है 20 रुपए 20 रुपए 50 पैसे। ओके, तो ये 20 रुपए 50 पैसे किसको पता है? तो अभी क्या होगा? वेन्यू से 2 झंडू बाम चाहिए, तो 20 रुपए 50 पैसे कहां जाएंगे? नहीं, बारकोड कहां जाएगा? एप्लीकेशन सर्वर। तो एप्लीकेशन सर्वर के पास में वो रेट है, तो क्या करेगा? 20 रुपए 50 पैसे मल्टीप्लाइड बाय 2। ये काम किसने किया? ये बन गया 41 रुपीज। ये 41 रुपीज कैलकुलेट किसने किया? आप मुझे बताओ, गलती से ऐसा हुआ झंडू बाम के रेट बढ़ गए और इंडिया में 1 लाख बिग बाजार है, तब क्या 1 लाख जगह पे जाके झंडू बाम का रेट बढ़ाना पड़ेगा? अभी कहां रेट बढ़ाना पड़ेगा? तो अगर एप्लीकेशन सर्वर पे भी रेट बढ़ा दिए गए तो ऐसा अज्यूम करेंगे, बोलो जल्दी से, कि सारे क्लाइंट को मालूम चल गया। और सोचो अगर 2 टायर होता, वुड हैव गॉन टू ईच एंड एवरी क्लाइंट टू इंक्रीज द रेट, बट बिकॉज ऑफ 3 टायर यू डोंट हैव टू गो टू ईच एंड एवरी क्लाइंट, यू जस्ट हैव टू अपडेट व्हाट। तो इसलिए चेंज करना बड़ा आसान होगा। इसलिए CCD लिखा है, C फॉर व्हाट चेंज, C फॉर व्हाट क्लियर सेपरेशन, D फॉर व्हाट लोड बैलेंसिंग। खत्म हो गया। अब बताओ 3 टायर की बजाओ थोड़ी सी। 3 टायर क्या अभी नया है तो बोलते हैं इमेच्योर है, 3 टायर बोलते हैं इसके मेंटेनेंस टूल नहीं है, तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज करो, कुछ भी बजाओ, बोलेंगे अभी नया है, इतना अच्छा नहीं है, इसके मेंटेनेंस होता नहीं, मेंटेनेंस टूल नहीं, इमेच्योर है, तो ये फालतू का क्रिटिसाइज। वैसे 3 टायर बहुत अच्छा है, पर ये जबरदस्ती का क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसी के साथ में ये पेज पूरा खत्म हो गया, बिकॉज इसके बाजू वाला भी जो लिखा है ना वो ई कॉमर्स आप देख रहे हो, ये दोनों भी वही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्लाइंट, ये दोनों भी जो क्वेश्चन है वो आपको लगता नहीं ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। मतलब अभी 6 चार्ट में से आपके 2 चार्ट खत्म हुए, चैप्टर 1/3 खत्म हुआ। आप अगले पेज पे आएंगे दोस्तों, कम ऑन चेक इट आउट एवरीबॉडी। इस पेज को थोड़ा देर के बाद में देखेंगे। आप पहले 4.64 गाइस, इट इज हियर वी आर व्हाट डिजिटल पेमेंट। आप सभी लोग जानते हो डिजिटल पेमेंट के बहुत सारे तरीके। नंबर 1 इज अ न्यू मेथड, नंबर 2 इज व्हाट ट्रेडिशनल मेथड। और ट्रेडिशनल को सबसे, ट्रेडिशनल मतलब क्या? एग्जामिनेशन में मत लेना ओल्ड मेथड। Do not use the word old because when you write in the examination you are supposed to use specific words because ICAI जो है वो कुछ words की भूखी है। अगर आप उन शब्दों को लिखिए तो उनको बड़ी मजा आती। तो इसीलिए दोस्तों जब when you read charts along with the charts do not forget to read volume number 1 because वो जो वॉल्यूम का डेटा होता है ना, वॉल्यूम जो मेन टेक्स्ट होता है, उसके कुछ शब्द जो मैंने अलग से मार्क करके आपको दिए हैं। हाँ, अपनी क्लास में हमने कलर नोट्स का प्रयोग किया था। कलर नोट्स के अंदर हमने ब्लू शब्द का इस्तेमाल किया था। वो ब्लू शब्द ऐसे ही नहीं थे, उन शब्दों का इस्तेमाल आपको एग्जामिनेशन में लिखते समय करना चाहिए टू स्कोर हाई। इफ यू डू नॉट यूज दोज वर्ड्स तो आपको इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने मिलना चाहिए थे, है ना? तो एवं करके ब्लू नहीं दिए तो आपको, बिकॉज अदरवाइज आपका पेपर और बाकी आम जनता के पेपर में दे वोंट फाइंड एनी डिफरेंस। सो प्लीज बेटर यूज दोज वर्ड्स व्हिच आर रिटन हाइलाइटेड। ओके, अब दोस्तों मैं क्या पढ़ रहा था, ये अब ट्रेडिशनल में देरा 3 वर्ड्स। अब बताएंगे ट्रेडिशनल में ई वॉलेट मतलब ये पेटीएम करो। नंबर 2 कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। नंबर 3 नेट बैंकिंग। आप सभी जानते हो आजकल लोग लैपटॉप से ऑनलाइन बैंकिंग खोल के पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पेमेंट करने के 3 तरीके बड़े आसान है। आप पेटीएम जानते हो। नंबर 2 कौन सा? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप सभी बच्चे के पास है। तीसरी बात नेट बैंकिंग से कर सकते हो। पर एक बात है, अभी आजकल आधुनिक तरह मोदी जी का जमाना चला दोस्तों, नए तरीके मोदी जी ने लाए हैं आपके लिए। नंबर 1 गाइस यूपीआई मतलब आपको वो करना है क्या? भीम। आपने कभी यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट भीम। और भीम में एक सिर्फ मोबाइल नंबर डाल के आप जितना चाहे उतना लुटा सकते हो। दूसरी बात दोस्तों IMPS, बट मैक्सिमम 50,000 तक। आपने कभी IMPS के बारे में सुना नहीं होगा, पर अगर मान लीजिए जैसे कि व्हेनेवर यू मेक द पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, आपको सामने वाले को ऑथराइज को पेई को रजिस्टर्ड करना होता है। बट यू मेक द पेमेंट थ्रू IMPS, यू डोंट हैव टू रजिस्टर दैट पर्सन। और 50,000 रुपए तक आप तुरंत ही किसी भी इंसान के खाते में ट्रांसफर कर सकते हो, बट लिमिट है मैक्सिमम 50,000। नंबर 3 इज व्हाट? मोबाइल एप्स। पेटीएम करो। नंबर 4 गाइस मोबाइल वॉलेट से मतलब वो सर पेटीएम करो है। और मोबाइल ऐप जो है ओके
बीम मतलब आगे ना देखो मोबाइल ऐप, देखो मैं समझो, देखो मोबाइल ऐप इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ओनली भीम। अभी ऐसे बहुत सारे अभी ऐप निकले आजकल, ठीक है ना, तो अभी इसका कोई सीमा नहीं। अभी भीम इज वन ऑफ द मोबाइल ऐप। ओके भाई, वापस से बोलूं, देखो मोबाइल ऐप जो है, मोबाइल वॉलेट तो आप सभी जानते हो। मोबाइल वॉलेट के 2-4 एग्जांपल हो रहे, पेटीएम है, फ्री चार्ज है, बहुत आगे जाएंगे। तो आप मुझे बताओ ये आधार इनेबल्ड क्या है? यू डोंट हैव टू कैरी कार्ड, यू डोंट हैव टू यूज पासवर्ड, यू डोंट हैव टू यूज पिन, यू जस्ट हैव टू कैरी योर थंब को लेके जब थंब लगाओ आनंद उठाओ। 10 भाई और बहनों गंदे भाई और बहनों, आज सभी लोग जानते हो कि आपको यू डोंट हैव टू यूज कार्ड, आपको कार्ड भी नहीं यूज करना है, आपको उनके नंबर्स को यूज नहीं करना है। ये मोदी जी का आधुनिक तकनीक है। आप सभी जानते हो मोदी जी कितना आगे ले जा रहे देश को। तो मोदी जी के वैसे एक चीज आई कि आधार इनेबल्ड, आजकल बैंक के सारे अकाउंट भी आधार से कनेक्टेड। इसका मतलब अब आजकल आपको कार्ड की जरूरत नहीं, आपको कोई लूटने लायक नहीं, आपका जब भी लूटना आपको अंगूठा काटना पड़े। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, मोदी जी ने बोला कार्ड को मत लूटो, एईपीएस नाम नहीं लिखा भाई, आधार इनेबल्ड। आपका देखो आजकल शॉप्स में आधार इनेबल्ड जो डिवाइस लग चुके हैं, आपको ऐसे थंब लगाना है, आप जितना बोले उतना लुटा सकते हो। भाई और बहनों आगे बोलेंगे यूएसएसडी दोस्तों, नॉट रिक्वायर्ड टू बी, एवरीबॉडी इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव व्हाट स्मार्टफोन्स। इफ यू आर हैविंग स्मार्टफोन्स ऑब्वियसली यू कैन यूज यूपीआई, बट इफ यू डू नॉट हैव स्मार्टफोन यू आर हैविंग व्हाट फीचर्ड फोन, जैसे नोकिया 3310 फिर से एक बार मार्केट में है। अगर आप ऐसे छपरी फोन अगर आपके पास में है तो आप यूज कर सकते हो यूएसएसडी, और यूएसएसडी से भी आप अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हो, जिसको हम लोग फीचर्ड फोन कहते हैं। भाई और बहनों बुरा मत मानिए, आपके पास ऐसा फोन है तो बहुत अच्छी बात है, आपका पास होने का चांस ज्यादा है। आप मैं समझ गए होंगे ये क्या पढ़ा रहा था मैं। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। एंड नाउ नेक्स्ट वन गाइस, आपने कभी एक एडवांटेज रीड और उसका डिसऑर्डर नॉट रीड। ओहो गाइस, एक बार देखते हैं एडवांटेजेस के। नंबर 1, क्या इजी कन्वीनियंट, आपको क्या वॉलेट यूज करना, डेबिट कार्ड यूज करना इजी लगता है कि डिफिकल्ट लगता है? पे टू सेंड मनी फ्रॉम एनीवेयर, क्या आप एनीवेयर कभी भी किसी भी जगह से किसी को भी, हाँ क्या क्लास में से भी आप मुझे ट्रांसफर कर सकते हो? हाँ जी कर सकते हो। नंबर तीसरी बात, अगर आजकल क्षमा चाहता हूं, नंबर तीसरी बात, गरीब को क्या लुटाओगे? डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस। आज सभी लोग जानते हो डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस की बात करेंगे। डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस का मतलब है कि अगर आप सभी जानते हो आजकल मोदी जी ने लाया, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट ऑब्वियसली। नंबर 4 इज व्हाट रिटर्न रिकॉर्ड। ऑब्वियसली इफ यू आर यूजिंग पेटीएम तो आपको यू गेट अ लॉग, आपने जितने पेटीएम यूज किया है, अरे यार पूरा लॉग मिलता है आपने कब कब कहां लुटा है। और लास्ट में लेस रिस्क, टेल मी व्हाई इट इज लेस रिस्क? बिकॉज़ इट इज ऑलवेज पासवर्ड सिक्योर्ड, इज व्हाट प्रोटेक्टेड। आपका अगर वॉलेट है, वॉलेट चोरी हो सकता है, पर पेटीएम कैसे चोरी हो सकता है? भाई और बहनों फिर से एक बार बात करेंगे, रीड की आर फॉर व्हाट, रिस्क कम या ज्यादा है, रिकॉर्ड मेंटेन होगा, ई से व्हाट इजी टू एक्सेस, ए फॉर व्हाट एनीवेयर, एंड व्हाट डी फॉर व्हाट कम ऑन डिस्काउंट भी मिलता है। याद रखना रीड, ओके रीड करना फायदेमंद होता है इसलिए वो फायदेमंद है, और नॉट रीड करना डिसएडवांटेज, इसलिए बोलो नॉट बोलो डिसएडवांटेज। देखो कवि की सोच देखिए भाई और बहनों, फिर से बोलो रीड मतलब फायदा है और नॉट रीड मतलब क्या? तो इसलिए नॉट किसका एग्जांपल है? ड्रॉबैक का। बताएंगे एन फॉर व्हाट गाइस, कम ऑन। जो लोग हवले होते हैं, दोज हु आर नॉट लिटरेट दे कैन, ओके दोज गाइस कैन नॉट यूज इट। दोस्तों ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, दोज गाइस हु आर इलिटरेट दे कैन नॉट यूज दिस काइंड ऑफ क्या बोलते हैं पेटीएम एंड ऑल दैट। ओ फॉर व्हाट, कम ऑन गाइस, ओवर स्पेंड। अगर आपके वॉलेट में पैसा है और आपके डेबिट कार्ड में, तो आप ओवर स्पेंड कर सकते हो। डेटा थेफ्ट आपका, देखो छोटे लोगों की कमी नहीं है, आजकल हैकर्स गली गली में अवेलेबल है। तो डेटा थेफ्ट आप सभी लोग जानते हैं, फेसबुक जैसे लोग डेटा चुराते हैं, हम लोग बहुत दूर की बात है। भाई और बहनों एनओटी की बात करते हैं, एन फॉर व्हाट, एन फॉर क्या बोला? ऑसम। ओ फॉर व्हाट, कम ऑन, ओवर स्पेंडिंग। एंड डी फॉर व्हाट? इस बार आपके एग्जामिनेशन के बीच में छुट्टी नहीं है क्या? नहीं मतलब उसके एआईएस की एग्जामिनेशन में नहीं एक ही मतलब 2 है क्या? तो फिर आपकी बहुत लगी है दोस्तों, आओ दोस्तों पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये समझना होगा आपकी बहुत लग चुकी है, बिकॉज आपको एआईएस तो रिवाइज करना ही है साथ साथ में, और सिर्फ आज की रात है, आज की रात। दोस्तों आप बज रहे हैं 6:15, आप सभी लोग जानते हो 6:15 बज रही है, आधा घंटा हो चुका है और आपके 1.25 घंटा हो चुका है ऑडिट का पेपर खत्म होने। दोस्तों सिर्फ कुछ ही दिन बचे, 48 घंटों के अंदर आपका एग्जामिनेशन होगा एआईएसएम का, और आपकी तकदीर एक तो बनेगी या फिर बिगड़ेगी। भाई और बहनों आज रात के सोने से पहले, मतलब ठीक 12 से 1 बजे से पहले आपको ये पूरा खत्म करना है। यू आर सपोज टू फिनिश एआईएसएम बोथ, अदरवाइज आपकी कल लग चुकी है। सो भाई और बहनों आपको अगर पास होना है तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होगा। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट वर्चुअलाइजेशन? वर्चुअलाइजेशन मतलब वो होता है जहां पे
यू आई होप यू रिमेंबर, अगर यू डोंट हैव टू, देखो कंसेप्चुअल पढ़ने का मतलब क्या, देखो आज भी आपको याद है, आपको यू मस्ट नो, यू मस्ट बी एबल टू रिमेंबर। एक डायग्राम हमने देखा था और उस डायग्राम में वी हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स। एक पहले ट्रेडिशनल था जिसमें एक ही हार्डवेयर में एक ही ओएस में एप्लीकेशन थे। तो अगर बताओ सपोज आई वांट टू यूज मल्टीपल एप्लीकेशन, तो आई एम सपोज टू यूज व्हाट मल्टीपल ओएस, एंड मल्टीपल ओएस के लिए मल्टीपल हार्डवेयर लगेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, यूज मल्टीपल हार्डवेयर सर, पर मल्टीपल हार्डवेयर खरीदने की वजह से हाउली हो गई परसों के दिन, मतलब एग्जामिनेशन में आपको नींद आ रही है यहाँ पे, आप नहीं जानते बच्चों को क्या हो रहा है, देखो कितना बीपी हाई है लोगों का, लगता है इनका ऑडिट ज्यादा ही खराब गया। सो भाई और बहनों कोई बात नहीं है, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, बेटा इनको संभालिए, बाकी लोग पढ़िए। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, वर्चुअलाइजेशन में सपोज आई वांट टू यूज मल्टीपल मल्टीपल सॉफ्टवेयर, बट यू नो दैट देयर आर सम सॉफ्टवेयर व्हिच नीड स्पेसिफिक टाइप ऑफ ओएस, जैसे किसी को लिनक्स चाहिए, किसी को यूनिक्स चाहिए, किसी को विंडो 8, किसी को विंडो 10 चाहिए, किसी को आईओएस चाहिए, किसी को एंड्रॉइड चाहिए। अब कैन आई यूज मल्टीपल ओएस इन वन हार्डवेयर? नो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता अगर मैं वर्चुअलाइजेशन यूज नहीं करता हूं तो। पर वर्चुअलाइजेशन क्या कहता है, अगर आपको इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एक ही हार्डवेयर पे आता है, इट इज आल्सो पॉसिबल, क्योंकि अब आ चुका दुनिया में वर्चुअलाइजेशन। तो एक हार्डवेयर होगा, मान लीजिए एक कंप्यूटर होगा, इसके ऊपर मैं वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर लगा दूंगा, एक VMware एग्जांपल लगा दूंगा। क्या मैं कैन आई यूज मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन वन मशीन इटसेल्फ? यस आई कैन यूज इट। एंड कैन आई इंस्टॉल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टीपल सॉफ्टवेयर इन वन मशीन इटसेल्फ? तो बताओ वर्चुअलाइजेशन से मेरा फायदा क्या हुआ? तो मुझे इतने सारे मशीन खरीदने की और इतने सारे ओएस लगाने की जरूरत है नहीं है। क्या मैं एक ही हार्डवेयर में मल्टीपल ओएस को लगा सकता हूं? क्या मैं अपनी कॉस्ट को बचा सकता हूं? क्या देखने वालों को मेरी मशीन एक ही लगती है पर मैं मनी मन 6 को यूज करता हूं? वैसे देखने वाले को भाई और बहनों शराब कितने चीज, ये सबसे ज्यादा चीज है शर्मा। देखने वाले को तो ये लगता है मैं तो एक का ही इस्तेमाल कर रहा हूं, पर अगर मेरे आप मशीन के अंदर झांक कर देखें तो आई एम राइट नाउ यूजिंग व्हाट 6 ओएस या 12 15 20 अरे कितने भी हो, 6 तो अपने एग्जांपल में थे। अच्छा बताओ इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट को कहते हैं हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। आपको आई होप यू अंडरस्टूड, ये जो भी था it was an example of hardware virtualization. Number 2 is what? Network virtualization. See guys, there are things. Network virtualization, suppose I have taken the network of Jio and Idea and BSNL. मेरे पास बहुत सारा इंटरनेट है और मेरे पास में मेरे ऑफिस में 1 लाख लोग काम करते हैं और सभी लोगों ने जियो को इतना बजाया, जियो गॉट एग्जॉस्टेड। अब सब लोग बोलते हैं नेटवर्क मिलता नहीं। तो एक काम करेंगे ना, जियो को बजा रहे हैं, जियो को बजाया और BSNL खाली पड़ा हुआ है, आइडिया का पूरा नेटवर्क अनयूटिलाइज है। तो क्या मैं ऐसे समय पे एक वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करके क्या मैं रूट करा सकता हूं? मतलब वैसे सबके नेटवर्क अलग अलग है, उधर वो आइडिया है, उधर जियो, इधर BSNL है। मैं नहीं जाऊंगा कहीं, मेरा ऑफिस तो 2-3 किलोमीटर का है, आई डोंट हैव टू मूव एनीवेयर। अब मैंने सारे 1 लाख लोगों को यहां पे लाया और मैंने सबको रूट किया, तो उनको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि वो जियो पे जा रहे हैं आइडिया पे। उनको मैं इस सॉफ्टवेयर में लाया और मैंने पूरे नेटवर्क को वर्चुअलाइज किया। Are you able to understand what I'm saying? It is called as what? Network virtualization. What is the third concept? अरे storage, cloud. अरे क्लाउड, अरे देखो इस हार्ड डिस्क, यहाँ पे जो हार्ड डिस्क है, नॉट हार्ड डिस्क को मैं देख सकता हूं, आई कैन एक्सेस माई C ड्राइव, D ड्राइव। देखो मेरे पास में इस मोबाइल में जो भी स्टोरेज है 64 GB को मैं उसको देख सकता हूं। ये मेरा वर्चुअलाइजेशन नहीं है, बिकॉज उसकी मेमोरी मेरे पास में है। ये वर्चुअलाइजेशन नहीं है, पर मेरे पास कुछ ऐसा डेटा है जो मैंने क्लाउड पे रखा है, जो नहीं होकर भी होने का ऐसा से मतलब ही वर्चुअलाइजेशन है। अरे नाउडेज यू डोंट, देखो जितने लोग अच्छे स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, आप मुझे बताओ, यू गेट टू स्टोरेजेस। नंबर 1 क्लाउड, नंबर 2 इज व्हाट? योर इंटरनल मेमोरी। सो आजकल जितने स्मार्टफोन है, इंटरनेट आने के बाद वो बोलता है यू हैव टू चूज कि आपको इंटरनल पे रखना है कि क्लाउड पे रखना है। इफ यू चूज क्लाउड तो इट बिकम स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। आपका स्टोरेज आपके पास में नहीं है, पर है जरूर, है नहीं मतलब क्या? मोबाइल में दिखता नहीं, पर जब चाहिए तब मिल जाता है। अरे कह दो ना प्लीज। यस दैट्स ऑल गाइस। अगला सवाल है सेवपुरी दाल तड़का। सेवपुरी दाल तड़का, आप बताओ दोस्तों, ये आपने कभी सुना सेवपुरी दाल तड़का? खिलाओ। काफी भूखे पैसे लोग इस समय हमारे बीच में बैठे हुए। आप भाई और बहनों कोई बात नहीं है, आप लोग सभी लोग बेटा आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सेव मतलब क्या होता है कि जो सर्व करते हैं ऐसे पूरी मतलब पोर्टेबल होती है, और दाल हमेशा डिजास्टर होती है। तड़का हमेशा टेस्ट करके ही देना चाहिए और तड़का बनाने का ट्रेनिंग भी होना चाहिए। भाई और बहनों, आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा,
देखो दोस्तों, वर्चुअलाइजेशन के एप्लीकेशन है सेम, मतलब सर्वर कंसोलिडेशन। सोचो अगर वर्चुअलाइजेशन नहीं तो आई वुड हैव यूज्ड 6 डिफरेंट मशीन्स, पर अब मेरे पास 6 है या एक ही है से पूरी मतलब पोर्टेबल है। इसका मतलब क्या, वो 6 मशीन्स को मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है, अब मैं एक मशीन को ही घुमा सकता हूं। मतलब ये पोर्टेबल हुआ क्या नहीं हुआ। तो से पूरी दाल। डिजास्टर मतलब क्या, अगर मान लो 6 OS मैंने लगा कर गए और मैंने टैली को मान लो 6 के 6 इस पर डाल दिया। कंप्यूटर एक ही है पर मेरे पास OS 6 है, तो मैंने 6 के ऊपर अगर टैली लगा दिया और एक OS का टैली खराब हुआ तो, और दूसरे का भी खराब हुआ तो इसका मतलब डिजास्टर हुआ क्या नहीं, डिजास्टर रिकवरी हुआ क्या नहीं। बोलो से पूरी है दाल तड़का मतलब क्या, टेस्टिंग। अगर बताओ मुझे आई वांट टू टेस्ट माय सॉफ्टवेयर ऑन व्हाट विंडो 8, विंडो 10, यूनिक्स, लिनक्स, कैन आई टेस्ट दिस सॉफ्टवेयर ऑन मल्टीपल OS। सोचो अगर मैं किसी को सॉफ्टवेयर बेच रहा हूं तो वो विंडो पे चलना चाहिए, लिनक्स पे चलना चाहिए, यूनिक्स पे चलना, सब पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो मेरे पास सब OS होना चाहिए कि नहीं। तो मेरे पास सब OS खरीदने की जरूरत नहीं है। क्या मैं ऐसा वर्चुअलाइजेशन करके कैन आई टेस्ट माय सॉफ्टवेयर ऑन मल्टीपल OS। तो से पूरे बोलो से मतलब क्या, ए पूरी मतलब पोर्टेबल, दाल मतलब क्या, डिजास्टर रिकवरी, और तड़का मतलब क्या हुआ। दोस्तों आप सभी जानते हो ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में, आप सभी ने ग्रिड कंप्यूटिंग को बहुत अच्छे से पढ़ा था। ग्रिड मतलब वो होता है जो ग्रिड होता है। ग्रीड मतलब एक आंटी का एग्जांपल हमने दिया था। आंटी वांटेड टू गो फॉर सम वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च एंड शी वाज डूइंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड जॉब, बट शी वाज नॉट एबल टू बाय सुपर कंप्यूटर, बिकॉज सुपर कंप्यूटर ही ऐसी चीजों के लिए लगता है। इफ यू वांना डू सच टाइप ऑफ कैलकुलेशन बाय यूजिंग सच काइंड ऑफ वाहियात कंप्यूटर, इट विल टेक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। इसलिए आंटी ने सोचा, इमोशनल हो गई आंटी। शी वेंट टू द मार्केट, शी वेंट टू तिलक रोड टू परचेस व्हाट सुपर कंप्यूटर, बट व्हेन शी अंडरस्टूड द कॉस्ट इज मोर देन 25 खोका, शी केम बैक, शी क्राइड। फिर वो रोई, मेरे कंधे पे सर रख के रोई। मैंने कहा आंटी डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, कम ऑन बेबी चिल। बोले अब ये कैसा होगा हल। अब मुझे बताओ कि ग्रिड कंप्यूटिंग के द्वारा मैं आंटी का प्रॉब्लम सॉल्व, क्या डू आई नीड टू परचेस सुपर कंप्यूटर? नो। मैंने कहा आंटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने बड़े लाखों कंप्यूटर, बड़े सब छिछोरे वाहियात है, किसी में भी इतना दम नहीं, बिकॉज सबका कंप्यूटर छोटा सा, छोटी रैम में, छोटा प्रोसेसर है। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, अब आपके बाद में काम करेंगे। अब ये सारा काम हमने ग्रिड सॉफ्टवेयर को देंगे और ग्रिड इन काम का टुकड़े बनाएंगे पैरेलली। सो एवरी टुकड़ा, छोटा टुकड़ा और बड़ा काम का छोटा टुकड़ा विल बी सेंड टू एवरी स्मॉल डोनर। डोनर मतलब वो होता है जो अपने प्रोसेसिंग पावर को आंटी को डोनेट कर रहा है। तो बताओ एंटायर वर्क विल बी गिवन टू हुम? अरे बोलो ना। तो मान लो एक काम है और 1 लाख लोग है, तो 1 लाख टुकड़े बनाए, हर एक टुकड़ा छोटा टुकड़ा होगा, वो कंप्यूटर वो आसानी से कर लेगा और सारे लोग अपने काम करके मुझे वापस दे देंगे। तो बताओ जो काम आंटी को सुपर कंप्यूटर से होने वाला था, वो सुपर कंप्यूटर लेने की जरूरत है क्या नहीं है? नाउ आंटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू परचेस सुपर कंप्यूटर, स्टिल आंटी इज एबल टू वर्क लाइक अ सुपर कंप्यूटर। सो डोंट यू थिंक आंटी इज एबल टू सेव द ह्यूज कॉस्ट? So can you please tell me guys, there are the 5 components required for grid computing. Number 1 guys, come on tell me यार, come on everybody. बताएंगे दोस्तों कंप्यूटेशन का होगा। डोनर के पास में स्टोरेज का, डोनर के पास में थोड़ी टेम्परेरी स्टोरेज होना चाहिए ना, ताकि जब तक आंटी में डेटा आएगा जाएगा, ये कम्युनिकेशन बिजी होगा, तो उनके पास में भी थोड़ा टेम्परेरी स्टोरेज होना चाहिए। नंबर तीसरी बात कम्युनिकेशन। टेल मी व्हाई कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड? बिकॉज डेटा आंटी से डोनर के पास और डोनर से आंटी के पास में आने जाने, डोंट यू थिंक यू नीड अ कम्युनिकेशन? एंड टेल मी व्हाई सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड? टेल मी एक काम को 1 लाख लोगों में टुकड़े में बांटना और उनसे काम करवा के लेना, ये काम तो आंटी का नहीं। इट विल बी डन बाय व्हाट? सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर ग्रिड सॉफ्टवेयर विच विल डिवाइड द वर्क इनटू व्हाट मेनी स्मॉलर पार्ट्स, और वो चेक इट विल एंश्योर कि सबसे काम होकर आया कि नहीं हुआ। और लास्ट में व्हाट इज द स्पेशल इक्विपमेंट्स? देखो मान लो डोनर्स में भी कुछ खास डोनर्स होंगे जिनके पास में कुछ अलग टाइप का प्रोसेसर होगा या अलग टाइप का, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, इस समय पे यूज नहीं करेंगे, उनको बाजू में रखेंगे, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो स्पेशल इक्विपमेंट मतलब क्या? सी एवरी डोनर हैज गॉट see every donor is not equal, there might be some computers which are highly equipped। तो हम लोग क्या करेंगे, उनको ऐसे समय पे यूज करेंगे जब आंटी के में विशेष काम होगा। अरे बोलो ना। तो 5 कंपोनेंट्स बताओ जाने आने के लिए। टुकड़े कौन करेगा? सॉफ्टवेयर करेगा। काम कौन करेगा? डोनर करेगा। क्या उनके उसमें टेम्परेरी स्टोरेज होना चाहिए? हो गया। अब दोस्तों आपने एक बेनिफिट्स पढ़े होंगे, यू आर। जिनको ये नहीं आ रहा होगा मेमोरी टेक्निक, वो ऐसे पेज का इस्तेमाल तुरंत करें। आप सभी जान सकते हो, यहां पे दिया यू आर, क्या लिखा है? यू आर पैरेलल। इसमें नहीं क्या? कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? ओहो मैं भूल ही गया था, कोई बात नहीं। यू आर पैरेलल एंड वर्चुअल रिसोर्स, दैट्स व्हाई आई रिलाई ऑन योर मैनेजमेंट। यू आर पैरेलल and virtual resource, that's why I rely on your management। अब देखो मेमोरी टेक्निक आपको पसंद है नहीं पसंद है, पर इतनी बात जरूरी है, आईसीए को पॉइंट जरूर पसंद है। तो अगर आपको 2 ऑप्शन है, आप खुद से वैसे याद कर लिया, दूसरी बात है कि मेमोरी टेक्निक से याद करें, आपको जो कन्वीनियंट लगे। मेमोरी टेक्निक हमारे पढ़ाई का
वो कंपोनेंट है जिससे आपकी पढ़ाई करने का जो है ना वो स्पीड बढ़ता है। मतलब अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया तो आपको पता है यू आर पैरेलल अगर क्लिक हुआ तो यू विल बी एबल टू राइट ऑल द पॉइंट्स। अगर नहीं आता तो हो सकता है कुछ 4-5 पॉइंट लिखे, हो सकता है कुछ आपने इन हाउस 2-3 डेवलप कर ली जिसका कोई संबंध ही नहीं था। तो अगर कुछ लोग होते हैं उनको पता है 7 पॉइंट है, 4-5 खुद से लिखे, 4-5 तो बराबर लिखेंगे, पर उसको याद है 7 था, बट यू कुड राइट ओनली 5। भारत माता की जो 2 इन हाउस डेवलप करेंगे पर 7 जरूर लिखे है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे आंसर लिखने से आप आपका इंप्रेशन की पूरी बजा रहे हो। इसीलिए दोस्तों अगर आपको एक्यूरेट हेडिंग्स लिखना बहुत जरूरी है। इफ यू डू नॉट राइट एक्यूरेट हेडिंग्स यू विल नॉट बी एबल। कुछ लोग मुझे पूछते हैं सर अगर हमने एक्यूरेट हेडिंग नहीं लिखा, हमने गलत हेडिंग लिखा पर अंदर का मैटर बराबर लिखा, बेटा वो अंदर जाएंगे तब पढ़ेगा ना। अगर हेडिंग गलत है तो वो अंदर जाएंगे ही नहीं। और दूसरी बात वाइस वर्सा देखते हैं, अगर मान लो हेडिंग सही है और अंदर का मसाला पूरा ऊपर लेके गए, कुछ लोग ना हेडिंग जोरदार लिखते और अंदर ऐसा बजाते ना जिसका हेडिंग का और आंसर का कनेक्शन ही नहीं है, दिस इज नो कनेक्शन। ऐसे लोगों की भी बहुत आईसीए बजाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पर यह बात तभी कम से कम एक बार अच्छी है कि हेडिंग सही है, क्योंकि अंदर पढ़ा तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो 7 पॉइंट है, ही इज नॉट गोइंग टू रीड ऑल द पॉइंट्स। इतना टाइम होगा नहीं, हो सकता है उसने 2-3 पॉइंट पढ़े, पर अगर सोचो 7 में से 2 पॉइंट रीड आउट किए और 2 पॉइंट में आपने इतना ठोका है तो सोचो जो 5 अच्छे पॉइंट लिखे ना उसके ऊपर की श्रद्धा उड़ जाएगी। नहीं समझा आपको मेरा सवाल? इसलिए ठोकने की जरूरत नहीं। आप वो आपकी किस्मत खराब है तो हमेशा वही पॉइंट पिक करेगा जहां पे आपने ठोका है, तो बाकी वो पढ़ेगा। देखो ही इज गोइंग टू डू अ सैंपलिंग, हु इज नॉट गोइंग टू रीड एवरीथिंग। वो सैंपलिंग में ऐसा सैंपल नहीं उठना चाहिए। कौन सा सैंपल? जहां पे आपने बहुत बजाया है ना। तो भाई और बहनों अंदर की चीज जैसे अब मैं आपको देखता हूं कितने लोग बजाते हैं यहाँ पे। बताओ रे बच्चों इसका मतलब क्या है? यू मतलब क्या? तो जितने भी डोनर्स अंडर यूटिलाइज थे उनका भी यूज हो जाएगा। आर मतलब क्या बोलिए साहब? रिसोर्स बैलेंसिंग मतलब क्या रे? रिसोर्स बैलेंस मतलब क्या है? जिन लोगों का, कुछ लोगों को हम लोग क्या करेंगे, जिनका काम नहीं उनको यूटिलाइज कर लेंगे। समझा नहीं मैं? अगर मान लो कोई आंटी है उसका काम अभी रिसोर्सेज के खाली पड़े हुए, वो काम नहीं दे रही है, तो जिसको ज्यादा काम है उसको बैलेंस करवा देंगे। तीसरी बात पैरेलल मतलब क्या है? अरे 1 लाख लोग साथ में काम कर रहे हैं ना, पैरेलल ही होगा। नंबर 4 क्या है? वर्चुअल। हाँ, आंटी के पास में सारे कंप्यूटर उड़कर नहीं आएंगे फिजिकली, आंटी के पास में 1 लाख कंप्यूटर फिजिकली नहीं आए हुए। वर्चुअली शी इज एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ ऑल द 1 लाख कंप्यूटर्स। एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज का मतलब क्या है बताओ? सी यू आर यूजिंग देयर प्रोसेसर अनडाउटेडली, पर अगर मान लो डोनर का प्रोसेसर के साथ में अगर उसका इंटरनेट का स्पीड अच्छा होता, आंटी भी बोलेगी देखो भाई तुमने प्रोसेसर देखी मेरे ऊपर मेहरबानी किया, पर एक बार और मेहरबानी कर दो कि तुम्हारा इंटरनेट भी दे दो या तुम्हारा सॉफ्टवेयर भी दे दो। हो सकता है, देखो जरूरी नहीं है कि आंटी डोनर का सिर्फ प्रोसेसर यूज करेगी। आंटी मे यूज देयर इंटरनेट, आंटी मे यूज देयर सॉफ्टवेयर। तो ये सेड व्हाट कि एडिशनल रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल हो सकता है। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? रिलायबिलिटी। बताओ 1-2 डोनर मर गया, 10 कंप्यूटर खराब हो गए, इज इट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस? नो, बिकॉज रिलायबिलिटी। यार भाई 10 डोनर काम नहीं करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी तो है ना। तो एक डोनर के मरने से कुछ नहीं होगा। इट इज ऑलवेज रिलायबल। एंड व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? टेल मी, अगर सबके ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होंगे, सबको ये डेल का होगा, कोई डोनर एचपी का होगा, कोई डोनर एसर का होगा, कोई तोशिबा का, कोई सोनी का, कोई किसी का भी होगा, एप्पल का होगा, तो आप मुझे बताओ क्या सबके कंप्यूटर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के और एक कंपनी के होना जरूरी है? तो इसलिए बोलता है मैनेजमेंट करना बहुत आसान है। तो फिर से एक बार बताएंगे, यू आर पैरेलल। यू फॉर व्हाट? अंडर यूजर। आर मतलब क्या? रिसोर्सेज। पी से यू आर पैरेलल। पैरेलल मतलब यू पैरेलल। वर्चुअल मतलब वर्चुअलाइजेशन। रिसोर्स मतलब रिसोर्सेज। दैट्स व्हाई रिलाय। रिलाय मतलब रिलायबिलिटी। और मैनेजमेंट मतलब आप सभी को कह रहे हो पॉइंट्स को याद करना बेहद जरूरी है। आप देखोगे उन लोग के लिए कितनी प्रॉब्लम है जिन्होंने आज तक इन पॉइंट्स को याद ही नहीं किया। कई लोग बोलते हैं रट्टा मारने की जरूरत नहीं, पर पॉइंट्स को याद करना बेटा बहुत जरूरी है। आप कुछ भी कह लो, आईसीआई पॉइंट्स को देखती है, आपको पसंद पड़े नहीं पड़े वो आपका अपना पर्सनल मैटर है। आप बोलेंगे मुझे तो मत कर, अगले टाइम में जरूर करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, इस अटेम्प्ट में नहीं कर रहा तो मत करो, मेरा क्या है। दोस्तों भाई और बहनों बताएंगे दुनिया में 4 तरह के क्लाउड है, प्राइवेट, पब्लिक। अरे प्राइवेट, पब्लिक। लगता है आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, उसको अप करिए, बिकॉज एग्जामिनेशन सिर्फ 48 घंटे। एक बार बोलेंगे प्राइवेट, पब्लिक। आप बताएंगे जो मेरा है, जो किसी और का नहीं, दैट इज व्हाट प्राइवेट। बट द एनी क्लाउड व्हिच इज अवेलेबल फॉर अदर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? पब्लिक। प्राइवेट दोनों भूल गए क्या आप लोग? आप बताओ कितने टाइप के क्लाउड दिख रहे हैं यहां पे? मुझे एक बात पूछना है, बताऊं? बोलो ना, कौन सा ज्यादा सिक्योर है, प्राइवेट या पब्लिक? बिकॉज मेरा डेटा मेरे घर ही है। और तो अमेजॉन वेब सर्विसेज जो ले लो या फिर वो ले लो, इट इज व्हाट? अमेजॉन, रैकनेट, अरे गोडैडी, सब क्या है ये पब्लिक है प्राइवेट है? और मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ही जगह पे क्लाउड बनाया, सारा एक कंप्यूटर रूम बनाया, सर्वर रखे, और अब सारा मेंटेनेंस मैं खुद करता हूं, एसी खुद की, बिजली खुद की, 2-3 इंजीनियर बैठा है जो मॉनिटरिंग करते हैं। ये सब क्या है?
और मैंने सिर्फ पैसा किराया देता हूं मैं, आई डोंट हैव टू पे, आई डोंट हैव टू बाय एनीथिंग, आई जस्ट हैव टू पे द रेंटल चार्जेस, आई डोंट हैव टू मैनेज एनीथिंग पब्लिक, आई डोंट हैव टू टेक द टेंशन ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेनेंस। कहां पे थर्ड पार्टी विल मेंटेन? पब्लिक। कहां पे यू हैव टू मेंटेन? प्राइवेट। आप बताएंगे भाई और बहनों, प्राइवेट और पब्लिक में कहां पे पैसा ज्यादा लगेगा, कहां पे सस्ता होगा? विच वन इज मोर स्केलेबल? पब्लिक। विच वन इज मोर सिक्योर्ड? कहां पे जब चाहे तब अवेलेबल? पब्लिक। क्योंकि प्राइवेट में कैसा है, अगर मान लो यू नीड मोर तो आपको मार्केट जाके खुद खरीदना है। यहां पे कैसा है, पैसा फेंको, तमाशा देखो, बिकॉज यहाँ पे आपने क्या हुआ, गलत होगा, मतलब पैसा दे दो और मिल जाएगा तुरंत, बिकॉज इट इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट, राइट? यू जस्ट हैव टू मेक द पेमेंट, इट इज अवेलेबल टू यू एवरीबडी। अब क्या हुआ बताओ बच्चों, हाइब्रिड क्या होता है? ये कभी वो प्राइवेट लगता है, कभी वो, अरे बोलो ना, कभी वो पब्लिक लगता है, इसलिए उसका नाम क्या होता है? अब बताओ, पहले पहले मैंने शौक के खातिर प्राइवेट को यूज किया, पर जब मुझे मालूम चला उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो गई तो मैंने कुछ डेटा पब्लिक पर भी रख दिया, तो मेरे पास क्या है, प्राइवेट भी नहीं है और पब्लिक भी नहीं। अब क्या मैं यूज कर रहा, हाइब्रिड। आप बताओ चौथी बात क्या है? ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई एक इंडस्ट्री के लोग हैं, जैसे मान लो सारे ऑटोमोबाइल के लोग या फिर सारे सीए कोचिंग के लोग, उन्होंने सबने मिला के एक क्या बनाया, क्लाउड बनाया। बिकॉज बताओ प्राइवेट क्यों नहीं? बिकॉज प्राइवेट, व्हेन दे वेंट फॉर प्राइवेट दे फाउंड इट वेरी कॉस्टली, बट व्हाई दे डोंट वांट टू कीप देयर डेटा ऑन पब्लिक? बिकॉज इट इज वेरी इनसिक्योर। तो बोले एक काम करते हैं, प्राइवेट भी चाहिए, सिक्योर्ड भी चाहिए, पर पैसा भी नहीं है, तो इसलिए क्या करा, सब लोगों ने मिलकर कॉन्ट्री किया। अब बताओ उसका नाम प्राइवेट क्यों नहीं? बिकॉज किसी के बाप का नहीं, सबका मिला के है। और बताओ वो पब्लिक क्यों नहीं? बिकॉज आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसका नाम क्या रख दिया? हो गया। हाँ हाँ, हमारी सास कैसी हो? अंदर से बोलो, आप भूल गए क्या ढोगलो? अभी सास का तो जरूरत कल है एग्जामिनेशन में, पहले याद होने से कोई फायदा नहीं। सास तो कल काम में आएगी, बिका लिख लेना है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा होगा। और सास का उपयोग आपको अगर याद नहीं तो लिख के हाथ पे लेके चल जाओ, बिकॉज वैसे भी एग्जाम में लिखना ही है। आपको वापस से कह रहा हूं, परसों के दिन जब सवेरे होगी, 2 बजे का पेपर होगा, 1 बजे लिख देना हमारी सास कैसी हो। और अगर एग्जामिनेशन में पकड़े भी गए तो बोला मैं सास की रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है? इसलिए नाम पे लिखा है। भाई और बहनों, आपको चाहे प्राइवेट लिखना है, पब्लिक लिखना है, हाइब्रिड लिखना है, कम्युनिटी लिखना है, सास का उपयोग होना जरूरी है। बताएंगे दोस्तों, हमारी सास कैसे हो? मतलब चाहे कुछ भी लिखेंगे तो इसका उपयोग होगा, चाहे एडवांटेज लिख ले आप, चाहे चारों का। आपको मैं एग्जांपल बताओ, सास, एस फॉर व्हाट? अरे जल्दी बोलो, टाइम नहीं मेरे पास। हाँ बोलो रे, एस फॉर व्हाट? लगता है आपका ध्यान नहीं है, क्या हुआ? एस फॉर व्हाट? कम ऑन गाइस, स्केलेबल। एस फॉर व्हाट? एस फॉर व्हाट? ए फॉर व्हाट? ए फॉर व्हाट? आप बताओ, मैं अगर बात करूंगा दोस्तों, आपको जवाब देना है। एक एग्जांपल लूंगा सिर्फ प्राइवेट। बताओ प्राइवेट का स्केलेबिलिटी कम है कि ज्यादा? कम। प्राइवेट में एडमिशन हम मैनेज करेंगे, वो हम। प्राइवेट में सिक्योरिटी, कंट्रोल भी, अवेलेबिलिटी कम, क्योंकि हम लोग मैनेज कर रहे हैं, जरूरी नहीं हमें हमेशा मिले। कॉस्टिंग मतलब प्राइवेट की कॉस्ट ज्यादा होगी, राइट? एंड व्हाट इज दैट? एसएलए प्राइवेट में होता ही नहीं, तो इसका मतलब सास का इस्तेमाल करके आप प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड कुछ भी लिख सकते हो। एग्जामिनेशन में एडवांटेज कुछ भी लिख सकते हो, राइट एवरीबॉडी? अरे बोल दो ना। अगला सवाल मैं पूछ ही लेता हूं, आपको जवाब देना है दोस्तों। आप बताएंगे मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स भाई? क्लाउड के। आप कहेंगे सर एडवांटेज को अलग से लिखना है क्या? देखो मैं आपको कह रहा हूं, एडवांटेज लिखना है या डिसएडवांटेज, आपने सास का नाम लेना, सीएसीएस का, आप उसमें कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ खराब होती है। मैं आपको ये पूरे पेज का एक मास्टर मेमोरी टेक्निक है, कुछ भी आया ना उसको यूज करके आप उसके बारे में लिख सकते हो। सिर्फ आपको सूझबूझ होना चाहिए आप किसके बारे में लिख रहे हो। इफ यू नो प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड कम्युनिटी, तो आप वो सास का इस्तेमाल बराबर कर सकते हो। अरे बोल दो ना, ऐसा याद मत करो ये एडवांटेज, ऐसा नहीं बोलने का। वो सास को याद करने का कुछ चीज उसमें समझ ही जाएगी, एडवांटेज भी आ जाएगा। याद है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? आप बताओ इसका सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक याद कर लो। इफ यू इंक्रीज द रेंट एंड स्केलेबल वर्कलोड ऑफ साइलेंट टेनेंट, दे विल पे यू ऑन डिमांड। इफ यू इंक्रीज द रेंट एंड स्केलेबल वर्कलोड ऑफ साइलेंट टेनेंट, दे विल पे यू ऑन। इफ यू इंक्रीज द रेंट, कुछ नहीं। स्केलेबल मतलब क्या? आप मुझे बता, क्लाउड में स्केलेबिलिटी है क्या नहीं?
क्लाउड में आप बढ़ा सकते हो उनका कल्चर के, आपको 20 GB और मिल सकती है आपको। हाँ, स्केलेबल वर्कलोड, क्या देखो एक स्केलेबल मतलब ऐसे होता था, वर्कलोड मतलब क्या, इधर से इधर, आपको मैंने ऐसा ऐसा बोला था, ऐसे बोला था, क्या एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे वर्कलोड जा सकता है। स्केलेबल वर्कलोड, साइलेंट मतलब रेजिलेंसी। आप मुझे बताओ, व्हेनेवर आई कीप माय डेटा ऑन व्हाट अमेज़न वेब सर्विसेज, आप मुझे बताओ डेटा एक जगह पे होगा या मल्टीपल जगह पे होता है, तो अगर वहां पे आग लगे तो क्या दूसरी जगह पे जा सकता है क्या? हाँ, तो उसको बोलते हैं रेजिलेंसी। इफ यू वर्कलोड टेनेंट मतलब क्या, मतलब GoDaddy के पास में एक टेनेंट होगा या मल्टीपल होते हैं टेनेंट। दे विल पे मतलब क्या, पे पर यूज, आपने उतना ही पे करना है जितना आपने कंज्यूम किया है। पे पर यूज मतलब क्या, पे डिमांड, ऑन डिमांड मतलब क्या, यू गेट इट व्हेनेवर यू वांट इट। सपोज ऐसा नहीं होगा कि क्लाउड में, जैसे गूगल पे आप जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो, और ये सब क्लाउड पे तो है ना, गूगल ड्राइव क्लाउड पे, सारी वेबसाइट क्लाउड पे, यूट्यूब क्लाउड पे, तो व्हेनेवर यू वांट यू गेट इट, राइट। आप मुझे बताओ क्लाउड किसको नहीं बोलते? सपोज मेरे ऑफिस में कुछ डेटा है जो सिर्फ ऑफिस में जाकर ही एक्सेस किया, उसमें क्लाउड कह सकता नो, पर डेटा विच आई कीप ऑन व्हाट गूगल ड्राइव, आई कीप ऑन व्हाट ड्रॉप बॉक्स, या फिर मैं अमेजॉन पर, तो कैन आई एक्सेस इट एनीवेयर, कैन आई एक्सेस इट एनी टाइम। तो इसलिए दोस्तों आजकल जो जमाना है, जैसे सावन गाना है या फिर आप गाना.com देखते हो, क्या आप लोग को आजकल मोबाइल में गाने स्टोर करने की जरूरत है? नो, यू डोंट हैव टू, इसलिए बिकॉज डेटा क्लाउड पे वैसे भी कभी भी मिलता है, सो व्हाई यू हैव टू स्टोर इट ऑन योर मोबाइल फोन। तो जमाना इज मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, फिजिकल डेटा स्टोरेज टुवर्ड क्लाउड। या आप बताएंगे दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग की 3 सर्विस मैंने, IaaS और PaaS एंड व्हाट SaaS, आई स्पाइस एंड व्हाट सास। दोस्तों आप बताएंगे दोस्तों कि व्हेनेवर आई टेक सर्विसेज फ्रॉम क्लाउड, एक तो वो एज अ सर्विस में से आई हो सकता है या पी हो सकता है, बट डिपेंड करता है क्या। अगर सपोज मैं जाऊंगा, अगर उनका सिर्फ सर्वर लूंगा, उनका स्टोरेज लूंगा, तो आप कहेंगे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। पर दोस्तों जब क्या होता है कि बाइंग ओनली, टेकिंग ओनली सर्विस इज नॉट इनफ, यू हैव टू व्हाट सॉफ्टवेयर टू यूज इट। तो आपको सॉफ्टवेयर, देयर आर 2 ऑप्शंस, एक तो सॉफ्टवेयर उनका ले लो, सॉफ्टवेयर उनका ही पूरा ले लो, या फिर हम बनाओ पर टूल्स उनके ले लो। अब देखो दोस्तों मैंने क्या किया, swapnilpatni.com मैंने खुद बनाया और मैंने उनके यहां पे रखा, पर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मैंने उनके टूल्स यूज किए थे। तो आई टुक देयर प्लेटफॉर्म टू डेवलप इट। देखो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यू नीड एन एनवायरमेंट टू डेवलप सॉफ्टवेयर। जैसे घर बनाने के लिए आपको कुछ इक्विपमेंट सकते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यू नीड अ कंपाइलर, यू नीड व्हाट लाइब्रेरी, यू नीड व्हाट कोड्स, यू नीड जावा लैंग्वेज। तो अब बताओ मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है और सारी चीजें मैं खरीदो तो कितना कॉस्टली हो जाती है। इसलिए मैं क्या करूंगा, उनको बोलूंगा भाई काम करो, मुझे टूल्स दे दो। तो मैंने उनका टूल्स भाड़े पे ले लिए। तो क्या बोलेंगे, हमने सास नहीं दिया, हमने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि आप क्या बना सको, सॉफ्टवेयर। पर बताओ सास में क्या होता है? देखो आई में आपको सिर्फ जगह मिली, सर्वर मिले, प्रोसेसर मिले। पास में क्या मिला, जगह मिली, प्रोसेसर तो मिली, पर सॉफ्टवेयर बनाने के टूल्स मिले। सास में क्या होता है, जगह बनाए, जगह तो मिली, पर सॉफ्टवेयर बनाने के टूल नहीं मिले। अक्खा पूरा सॉफ्टवेयर मिल गया, right? जैसे एग्जांपल, there are a lot of software nowadays available on what internet, you are using their software directly online. Everybody, हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर उनका ही होता है? हम लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? अरे जैसे जीमेल, क्या आपने और मैंने जीमेल बनाया क्या? हमारे घर वालों ने जीमेल बनाया क्या? हम तो उनका बनाया जीमेल यूज कर रहे हैं। हम तो ऐसे यूज करते हैं जैसे अपने पापा का है। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, जीमेल हमारे पापा का नहीं है, जीमेल तो किसी के बाप का है ना, मतलब गूगल का है। तो हम लोग तो सास यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप क्या सास है? व्हाट्सएप हमारा है क्या? बोलते मेरा व्हाट्सएप, तुम्हारा है क्या? तुमने बनाया क्या? मैंने बनाया क्या? पर हम तो ऐसे समझते जैसे अपना ही थे, तो बनाया क्या? वो तो सास है। इट इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस गिवन बाय व्हाट्सएप, जीमेल। तो 3 बताएंगे, IPS। अगले पेज पे जाएंगे दोस्तों, ये पेज मेरा पूरी तरह से खत्म होगा दोस्तों। इस चैप्टर को खत्म होने में सिर्फ और ओ माय गॉड इट इज गोना गेट ओवर, ओ हो ला लास्ट पेज गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी चेक इट आउट। क्या पढ़ाई कर रहे हो मां कसम दोस्तों। BYOD ब्रिंग योर ओन डिवाइस एवरीबॉडी। क्या आपका जोश कहां है? ज्यादा पढ़ लिए भाई और बहनों, आपको बताना BYOD के लॉन्ग फॉर ब्रिंग योर, मतलब ओए हाय। देखो आपकी एग्जामिनेशन बस थोड़ी देर में चालू होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, यू हैव टू बी वेरी सीरियस व्हेन यू रिकॉल, बिकॉज आज जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना परसों के दिन उसको बहुत मजा आएगा एग्जामिनेशन देते, वरना ऐसे मजे लेगी। भाई और बहनों आप जवाब देंगे क्या BYOD में यू आर गोना ब्रिंग योर, यस। See, if you all are working in my organization, I am not going to provide you my devices because I don't have to incur so much of cost. I will ask you because anyways you have got your own devices. So why don't you bring your devices when you come to the organization? So bring your devices because anyways you have having what? Smartphones. You are having what? Laptops. You are having iPad. तो आप अपने डिवाइस लेकर आएंगे। सो बताएंगे ये सब आपके लैपटॉप लाने से मेरा क्या फायदा होगा? मुझे खर्चा करने की जरूरत नहीं, मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं। आपका लैपटॉप झक मार के आप मेंटेनेंस करोगे। बताओ आपको अच्छा क्यों फील होगा? बिकॉज यू आर यूजिंग योर ओन डिवाइस। मुझे क्यों अच्छा लगेगा? बिकॉज मेरा खर्चा नहीं, मेंटेनेंस नहीं। अब बताओ आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा बिकॉज आपको अपना लैपटॉप बड़ा फैमिली लगता है। तो बताओ तो दोनों का भी विन विन हो गया। अरे बोल दो ना,
पर इसमें रिस्क बहुत है। इंडिया इंडिया बताएंगे आई फॉर कम ऑन एवरीबॉडी। अरे बोलो ना इंप्लीमेंटेशन। एन फॉर व्हाट? नेटवर्क। डी से व्हाट? डिवाइस। एंड ए फॉर व्हाट? 1 सेकंड गाइस। आई फॉर व्हाट? कम ऑन एवरीबॉडी। ये क्या है इंप्लीमेंटेशन? देखो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल में करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आप में ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय क्यों अपनी चीजों को लाएगा। और दूसरी बात वो बोलेगा चला मैं तुम्हारे यहाँ पे नौकर हूं तो तुम ही मुझे मैं मेरे को क्या खुजली है कि मैं अपने लैपटॉप। पहली बात तो। और दूसरी बात क्या है? सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न। क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का डेटा ये चुरा लिया फिर भाग गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहते हैं कि इसके ऊपर सिक्योरिटी लगाना जरूरी है। फिर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा ही इज टेकिंग बैक इन हिज लैपटॉप, इट इज गोइंग टू बी वेरी रिस्की। इसलिए ऐसी चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना बहुत, इसलिए ये कॉन्सेप्ट सिर्फ किताबों में बहुत मजा आती है, एक्चुअल में इंप्लीमेंट होता नहीं है। एन फॉर व्हाट? कम ऑन एवरीबॉडी। नेटवर्क ट्राई टू अंडरस्टैंड। बीइंग द ऑर्गेनाइजेशन ओनर आई शुड एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि मेरे नेटवर्क में कितने लोग हैं। साला मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होने के बावजूद मुझे यह तक पता नहीं है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क पर भी कितने लोग हैं। सी इफ आई वुड हैव प्रोवाइडेड यू माय ओन डिवाइसेस आई वुड हैव नोन कि कितने लैपटॉप यूज हो रहे हैं। बट सिंस आई हैव आस्क्ड यू टू ब्रिंग योर डिवाइसेस, कोई आईपैड लाया, कोई लैपटॉप लाया, कोई कुछ लाया, मुझे यह तक पता नहीं है। मैं कितना बेबस, मैं कितना लाचार हूं कि मुझे यह तक पता नहीं कि मुझे स्कैन करना है किस किस को। अभी इस समय मेरे नेटवर्क में कितने लैपटॉप कनेक्टेड मुझे वो तक पता नहीं, मैं प्लानिंग भी नहीं कर सकता। डी फॉर व्हाट? दोस्तों आपने लैपटॉप लाया, आप मेरे एम्प्लॉय थे, जाते समय आप ऑटो में लैपटॉप को भूल गए, बताओ आपका लैपटॉप गया है, दर्द आपको हो रहा है, आंसू मेरे निकल रहे हैं, बताओ क्यों? बिकॉज उस लैपटॉप में डेटा तो मेरा ही था। आपका क्या हुआ? ढूंढ लो, आप तो दूसरा लैपटॉप पर, मेरा क्या? और ए फॉर व्हाट? कम ऑन गाइस, एप्लीकेशन। अब दोस्तों आपको क्या लगता है? यू आर यूजिंग योर लैपटॉप फॉर मी एंड आई थिंक यू आर यूजिंग योर लैपटॉप ओनली फॉर व्हाट 6 to 7 आवर्स इन माय ऑर्गेनाइजेशन। पूरे 18 घंटे तो आप मजे ले रहे हो लैपटॉप के, तो बताओ सिक्योरिटी कौन करना चाहिए? मुझे लगता है आप, और आपको लगता है मैं। अब धोबी का कुत्ता। Neither you secure your laptop nor I secure, because I feel you should secure, you feel I should secure. Nobody secures. It is an what? Application risk. बोलेंगे इंडिया इंडिया। याद रखना इंडिया में आजकल बहुत थ्रेट बढ़ रहा है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी आप सभी जानते हो बहुत थ्रेटफुल हो रहा है। आप सभी जानते हो हाल ही में 2 केस इंडिया में थ्रेट है या नहीं है? क्या इंडिया सिक्योर है या इनसिक्योर हो रहा है? इसलिए दोस्तों जब भी थ्रेट दुनिया में आ गया तो नाम आता है इंडिया का। दोस्तों नहीं समझे? कोई बात नहीं, एग्जाम के बाद में जरूर समझ लेना। एडवांटेज पढ़ेंगे दोस्तों। बताओ एडवांटेज क्या है इसका? हैप्पी एम्प्लॉइज कैन इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। हैप्पी एम्प्लॉई ऐसा करना बस। कैन इंक्रीज एफिशिएंसी, कैन रिड्यूस कॉस्ट बाय अडॉप्टिंग। एक ऊपर एक नीचे एक ऐसे बोलो happy employee can decrease by adopting. Come on everybody, एक बार। happy employees can increase efficiency, can reduce by adopting. बताएंगे happy मतलब see if you are using your own device obviously you will be happy. happy employee can reduce cost, तो आपके एफर्ट्स भी कम हो जाएंगे, हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएंगी, और इंक्रीज एफिशिएंसी। अब बताओ एफिशिएंसी कैसे बढ़ जाएगी आपकी? बिकॉज यू आर यूजिंग योर ओन डिवाइस। एंड पेमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ। अब देखो आपने अपना लैपटॉप लाया ना, तो जब भी नया वर्जन आएगा तो आप झक मार के नया अच्छा करोगे नहीं, बिकॉज अगर आपका लैपटॉप तो आपको खुजली ज्यादा होगी। सपोज यू आर यूजिंग माय लैपटॉप, मैं आपको 10 बार बोलूंगा भाई अच्छा कर, ठीक कर, आपको कोई टेंशन, बिकॉज इट इज नॉट योर्स। बट सिंस यू आर यूजिंग योर लैपटॉप तो ऑब्वियसली यू विल बी मोर कंसर्न, सो यू विल बी अडॉप्टिंग मोर टेक्नोलॉजी। हो गया साली। ओ माय गॉड, दुनिया में वेब 1, वेब 2, वेब 3 होता है दोस्तों। वेब 1 वो होता है जो swapnilpatni.com या ICI.org, जहां पे सिर्फ इंफॉर्मेशन जाती है। जैसे ICI में आपको लगा कि आपको बहुत गाली देना है, कैन यू डू दैट? नो। आपकी इच्छा है, आपको कुछ बोलना है, पेपर बहुत वाहियात तक, कौन से पागल ने पेपर सेट किया था? आपको क्या बोल सकते हो क्या आप? नहीं। पर सोचो फेसबुक पे, यूट्यूब पे जितनी भड़ास निकालना निकाल सकते क्या? नहीं। तेरी तो ऐसी वैसी पूरा बोल सकते हैं, आपकी जो मन मर्जी ना, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, नोबडी कैन स्टॉप यू, राइट? इट इज नहीं, इट इज वेब 2। तो वेब 1 आपको समझा? वेब 1 में सिर्फ वो बोलेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। पर सोचो ICI जिस दिन फेसबुक पे आ जाएगा, बजा दिया। ICI के प्रेसिडेंट ने बोलना चाहिए आपको हमसे बात करना है तो आप फेसबुक पे आके बात करो। पर ICI को पता है बच्चों के जबान को लगान नहीं, कौन कब विकेट लेगा पता नहीं। भाई और बहनों, बच्चों की जितनी भड़ास, जितने अटेम्प्ट लगेंगे उतनी भड़ास निकलेगी। तो वेब 2 अभी तक ICI ने वेब 2 का इस्तेमाल नहीं किया और कभी करेंगे भी नहीं, बिकॉज आप सभी जानते हो लोग वहां पे बजा सकते हैं। वेब 2 में क्या दोनों साइड से होता है,
ऐसे बोलेगी आप बजाओगे, ऐसे बोलेगी आप बजाओगे। अभी क्या हो रहा है, ऐसे बजा रही है, आपको बोलना है आपके दिल के अरमा दिल में ही है, बिकॉज ऐसे है। हाँ, वेब 1 यूज कर रही है। वेब 1 मतलब वन साइडेड, वेब 2 मतलब दोनों साइड से। अब वेब 3 क्या होता है, 3 साइड से। आप बोले तीसरा क्या होता है? अभी ये सवाल, ये तीसरा जो ना आपको आजकल का यूट्यूब पे दिखता है, सजेस्टेड आता है। देखो, वेब 3 इज वेरी एडवांस। वेब 3 में क्या करता है, व्हेनेवर यू इंटरेक्ट विद यूट्यूब, जैसे यूट्यूब इज व्हाट वेब 3 एज वेल, अमेजॉन इज वेब 3। अरे आजकल आता ना सजेस्टेड सिमिलर प्रोडक्ट्स, कितना एडवांस हो गए आजकल। आप लोग सर्च कुछ अलग करते हो। आपने सपोज देखो, आज ही मैंने क्या किया, एक आई वाज जस्ट सर्चिंग, आई वाज सर्चिंग एडमिशन फॉर प्री स्कूल्स। अब मैं प्री स्कूल के लिए एडमिशन के लिए सिलेक्ट कर रहा हूं, तो मैंने अब उसको मैंने सिर्फ बोला कि मैंने ये बोला है कि मेरे पास घर में बच्चा है, नहीं बोला। मैंने सिर्फ इतना बोला कि मेरे क्या करना है, मुझे प्री स्कूल। अभी मतलब उसको समझ ले, अच्छा इनके घर में बच्चा है। तो अगली बार मैं फेसबुक खोल रहा हूं तो मुझे एडवर्टीजमेंट क्या आ रही है, बच्चों के टॉयज, बच्चों के डॉक्टर्स, बच्चों के क्लोथ्स। firstcry.com मुझे आज तक ऐड नहीं किया, फर्स्ट क्राई ने मुझे ऐड किया। क्यों? उसको समझा इनके घर में बच्चा है। वेब 3 इज वेरी एडवांस। वेब 3 मतलब जो आप जितना भी जो करते हो ना, इट एनालाइज व्हाट यू डूइंग ऑन इंटरनेट एंड इट गिव्स यू सजेशंस अकॉर्डिंग। वेब 3 इज वेरी एडवांस। आजकल वही तो चल रहा है। वेब 3 आप कभी फेसबुक पे जो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाता, वही दिखाता जो आपके इंटरेस्ट का होता है। कभी आप ऑब्जर्व करिए, वो वेब 3 होता है। तो इसलिए फेसबुक और यूट्यूब ये सारी चीजें वेब 2 तो थे ही। आपको देखो ना, सजेस्टेड फ्रेंड्स कौन से आते हैं। आपको एक इंसिडेंट बताता, एक बंदे का नंबर मैंने अपने मोबाइल में स्टोर किया, मोबाइल है। अब मोबाइल के फोन लॉक में गया ना, तो मेरा जीमेल से वो फोन लॉक लिंक्ड है, तो मुझे फेसबुक ने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। फेसबुक बोल रहा है तुझे इससे फ्रेंडशिप करना है क्या? मैंने कहा इसको, बिकॉज मैंने उसका फोन नंबर स्टोर किया था, तो फेसबुक ने डेटा चुरा लिया। फिर बोला चलो क्या टेक्नोलॉजी है ना, लुक एट इट। मतलब द वर्ल्ड इज सो अहेड। मतलब हम अपने घर में जो कर रहे हैं, पूरे इंडिया को मालूम हो गया कि अच्छा ये इसने कुछ तो किया है। वेब 3 इज फार अहेड है। मतलब आजकल आप देखते हो, आप आई थिंक सभी लोगों ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया इसको, ये वही टाइप की एड दिखा रहा है। तो इसलिए वेब 3 को पूछने के एग्जामिनेशन में चांसेस ज्यादा है। आजकल फेसबुक का डेटा लीकेज का चल रहा है, आप सभी जानते हो। फेसबुक डेटा एनालिटिक्स कर रहा था, और आपको फेसबुक का पता ना, फेसबुक के ओनर को कितने कोर्ट में हैरेसमेंट कर रहा है आजकल, बिकॉज उसने पूरा डेटा चुराया था। टेल मी व्हाई ही वाज डूइंग दैट थिंग, बिकॉज ये सारा डेटा चुरा के सारे वेबसाइट को firstcry.com को किसने बोला? गूगल और फेसबुक ने बोला। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? हम जो हमारा स्टेटस, हमारी जो चीजें है ना, वो फेसबुक एनालाइज करता है। और फेसबुक क्या करता है, सब करके वो बड़े बड़े कंपनियों को बेचता है। हाँ, तो बड़े कंपनी उन्हीं को एडवर्टीजमेंट करते हैं जो उनके टारगेट है। firstcry.com आपको नहीं करेगा बिकॉज आपके पास बच्चा नहीं है अभी। तो ऐसा सेंड टू ऑल नहीं होता है वो। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। जो एडवर्टीजमेंट उसी को ही दिखाई जाती है जो उसके काम का है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो ये पूरा गेम प्लान तो फेसबुक का बिजनेस है, पर उसके चक्कर में उसने क्या किया, अपने पर्सनल अपना जो पर्सनल है वो डेटा भी चोरी कर लेना उसने। नहीं समझा उसको क्यों बजा रहे हैं भाई, तू ठीक है बिजनेस कर रहा है, पर तेरे बिजनेस के चक्कर में तू ये भी जानता है कि हमारी पर्सनल जो चीजें है वो भी, उसका भी धंधा कर लिया उसने। वो भी आपको आपके एक प्रोफाइल बन गया कि आप किस टाइप का। अगर आपको जितने बार आपके बारे में जितना आपके घर वाले नहीं जानते, उतना फेसबुक का ओनर जानता है। आप किसको लाइक करते हो, किसको पोक करते हो, किसको वेव करते हो, आपकी स्टेटस, आपका लाइक्स, आपके कमेंट्स को, सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है और फिर आपको बोल रहा है अच्छा बेटा। तो ये क्या उसको बोलते हैं, डेटा एनालिटिक्स, जो आपको इसके बाद में पढ़ना है। इसके अगले चैप्टर में आता ना, उस तब मैं उसके बारे में इतना ज्ञान नहीं दूंगा। मैं अभी शॉर्टकट में अभी बता दिया, वो बाद में नहीं बताऊंगा। डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं इसको। अभी चैप्टर 5 में आएगा डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस। वो जब आएगा, मैं अभी ये उसका एग्जांपल, तो ये एग्जांपल जरूर टोक ना, ये एनालिटिक्स है। आपके डेटा वेस्ट नहीं होता है, वो सारी चीज आपके एक हाई, एक कमेंट, एक लाइक तक एनालिसिस होता है। समझ में आ रहा है? वो ऐसा वैसा नहीं, आपके लिए तो टाइम पास है। आपने किसका फोटो देखे, आपने जो सर्च किया ना वो भी फेसबुक देख रहा है। आपने कितने बजे किसको क्या देखा, आपकी चॉइस क्या, आप क्या सर्च करते हो। आपको तो मैं अकेले में बैठा हूं, मैं यूट्यूब में अकेले सर्च कर रहा हूं। भाई और बहनों, गलत है, कोई तो है खुश हो रहा है। भाई और बहनों, आपने इंटरनेट ऑन थिंग्स तो सुना ही होगा। आजकल सीसीटीवी पर भी इंटरनेट लगा हुआ है। अरे बोलो ना, सीसीटीवी। और यहां तक कि मेरे घर पे एसी जो है, मैं यहां से कम ज्यादा कर सकता हूं। घर पे पहुंचने से पहले मैं एसी ऑन कर देता हूं। हाँ जी, आजकल दीवारें बोल उठेगी। इसका अर्थ यह हुआ है कि आपको मैंने एग्जांपल दिया, स्विमिंग पूल को कंट्रोलर करना है। अगर मैं स्विमिंग पूल में जाना है मुझे, तो 2 घंटे पहले से मैं उसका टेम्परेचर, मैं घर पे नहीं हूं,
फिर भी मैं यहां से सिक्योरिटी कर सकता है। आप सभी जानते हो आजकल किसी ने आपके दरवाजे को टच किया ना, चोट्टे लोगों ने, तो आपको एसएमएस आता है, दैट इज व्हाट इंटरनेट ऑन थिंग्स। अरे यार जान दो आपका एक्सीडेंट हो गया, कभी ऐसा हो गया, आप बेहोश मैं भी बेहोश, हम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम दोनों भी फोन करने के हालात में, वो इंटरनेट ऑन थिंग्स गाड़ी का एक्टिवेट होगा, वो खुद ढूंढेगा इसके आसपास का नजर। आज देखते हो आपको फेसबुक पे नियरेस्ट बोल के आता है, देखो नियरेस्ट कुछ भी आप बोलो तो नियरेस्ट रेस्टोरेंट, नियरेस्ट सब नियरेस्ट आता है उसमें, आप सिर्फ डालो नियरेस्ट तो जो बोलो दिखा देगा आपको। वो नियरेस्ट ढूंढता इधर हॉस्पिटल की, वो हॉस्पिटल को कॉल करेगा, पुलिस स्टेशन को कौन कॉल करेगा? आप नहीं, मैं नहीं, कौन करेगा? वो डिवाइस करे, इंटरनेट ऑन थिंग्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट गाइस। ओके, अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने सोफिया के बारे में जाना था, आपने सोफिया नाम की लड़की को देखा, मतलब वैसे वो रोबोट है पर उसने लड़की का रूप धारण किया हुआ है और वो बन चुकी है अब एक दुबई की, सऊदी अरेबिया की सिटीजन बन चुकी है। उनके देश ने उनको एक नागरिक का सम्मान दिया, वो वोट भी कर सकती है। वो ऐसे सवालों का जवाब देती है जो आप और मैं देते हैं, जैसे कि वो देखो आज तक हमने उन चीजों को देखा जो लिखा था, इसलिए इतना ही फर्क होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और मशीन लर्निंग, दोनों का फर्क समझ लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वही होता है जो प्री रिकॉर्डेड होता है, मशीन लर्निंग में वो खुद से भी बोलता है। तो सोफिया इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ। वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही, पर वो क्या करती है, मतलब जो उसके दिमाग में नहीं है ना, मतलब आपने देखो कोडिंग जो किया है, अगर वही बोले तो फिर वो एआई है। पर सारा कुछ कुछ सवाल उसको इंटरव्यू में ऐसे पूछ रहे हैं जिसके बारे में उसको नॉलेज भी नहीं है, स्टिल शी इज एबल टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। इट मींस व्हाट, शी इज हैविंग व्हाट, दैट कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन हर ओन। उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले मैं आपको यह बता, देखो व्हेनेवर कंप्यूटर बिहेव लाइक व्हाट ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर कैन वॉक, कंप्यूटर कैन टॉक, कंप्यूटर कैन सी, कंप्यूटर कैन इमेजिन, उसको बोलते हैं क्या? जैसे अब मेरे मोबाइल में सीरी है, तो सीरी को मैं बोलूंगा सीरी बता यहाँ पे नियरेस्ट बैंक कौन सी है, तो मुझे बताएगा। जैसे कि मेरा पर्सनल असिस्टेंट है, नियरेस्ट पेट्रोल पंप कौन सा बताएगा, वो नियर, अरे थिएटर बताइए, ये मूवी कहां चल रही है, वो बताएगा मुझे। दैट इज व्हाट कम ऑन एज आर्टिफिशियल। तो आजकल दोस्तों आपने गेम ऑफ चेस भी देखा होगा। व्हाट इज सर गेम ऑफ चेस? मैं खेलता हूं, अपने दिमाग से खेलता हूं, पर जब कंप्यूटर खेलता तो नाम हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुझसे भी बेहतर खेल लेता है वो, इसका मतलब ही क्या हुआ, आर्टिफिशियल ही वो इंटेलिजेंट है। आपके पास कौन सा, आर्टिफिशियल या नेचुरल? एक बात चेक करिए, आपके पास कौन सा है बेटा, नेचुरल के आर्टिफिशियल? नहीं, सोच में थे इसलिए पूछा। सी एवरीवन हैज गॉट गॉड गिफ्टेड ब्रेन, हमारे पास पैदाइशी है, दैट इज व्हाट नेचुरल। बट जब इंसानों जैसा ब्रेन का निर्माण किया, उसका नाम हो गया, तो एग्जाम्पल रोबोट्स हो गए, एग्जाम्पल गेम ऑफ चेस हो गया, एग्जाम्पल सीरी हो गया, सारी चीजें हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है, आप सभी जानते हो। ऑटोनोमस, आजकल वो गूगल कार भी आपको दिखाया था मैंने क्लास में, ये सारी चीज तो हमने कितना डिटेल में पढ़ी थी। गूगल कार, आजकल कार खुद को, कार के अंदर ड्राइवर ने अपने आप चल रहे है, अपने खुद पे खुद चल रहे है। सोचो हाईवे पे। नंबर 2, मेडिकल डायग्नोसिस। आपके जैसे जो, अगर आप किसी भी पैथोलॉजी में आजकल जाते हो, आपका ब्लड आपने दिया, उस ब्लड सैंपल को चेक करने वाला डॉक्टर नहीं होता, मशीन चेक करता है आपके बॉडी में क्या सिम्टम्स है। नंबर 3 बात, मैथमेटिकल, ठीक है, ऑनलाइन असिस्टेंस मतलब ही जो अपना सीरी है। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। मशीन लर्निंग के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। सी मशीन लर्निंग में आपको एग्जांपल मैंने क्लास में दिया था, वो स्टॉप का था, स्टॉप। अब कैसा उसको बोलाना कि हे गूगल कार, स्टॉप को देख के स्टॉप करना। अब साला क्या होता, वो था स्विट्जरलैंड और वहां पे स्टॉप के जो बोर्ड था उसके ऊपर आधा बर्फ गिरा था। अब एसटी के ऊपर बर्फ है और ओपी खुला है। अब उसको क्या दिख रहा है, ओपी। किसको? पर कार को क्या बोला था, स्टॉप दिखने के बाद में रुकना। अब उसको क्या दिखा, स्टॉप नहीं दिखा, उसको ओपी दिखा, ओप। अब ओप पे रुक गया है, इसका मतलब वो उसके अंदर मशीन लर्निंग है, वो खुद ब खुद समझा कि ये स्टॉप था और इसके ऊपर बर्फ गिरी थी, इसलिए वो ओपी दिख रहा। ये तो मशीन लर्निंग हुआ। और दिमाग में क्या घुसेड़ा था उसके, और अब वो कर रहा है जो दिमाग में नहीं घुसाया है, ऑटोमेटिकली वो काम कर रहा है जो उसको बोला भी नहीं था। दैट इज व्हाट मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग व्हाट, वेयर यू थिंक्स, वेयर रोबोट्स एंड वेयर द कंप्यूटर्स आर लर्निंग ऑन देयर Sophia and the stop wala car are the example of what machine learning. I hope you're understanding. Alright guys, come on yaar. See, machine learning is more advanced than the artificial intelligence. ऐसा नहीं कि machine learning में AI बहुत advanced level पे जाता है, उसमें वो भी करता है जो which is not encoded, which is not उसमें लिखा हुआ, ठीक है ना, programmed नहीं होता।
Yeah. Come on, guys. What is this? Oh my God! Last two concepts this chapter will be over, guys. Everybody, green computing. What is a green? दोस्तों, हरा कंप्यूटर नहीं है. दोस्तों, ग्रीन कंप्यूटिंग मतलब ये होता है, आजकल जमाना चल रहा है इको. मोदी जी के जमाने में आप रह रहे हो दोस्तों. हमें पर्यावरण की बड़ी फिक्र हो रही है. दोस्तों, आपको पता नहीं कि बाय यूजिंग ऑल सच डिवाइसेस लाइक आप यू आर यूजिंग कंप्यूटर्स, यू आर यूजिंग मोबाइल फोन्स, यू आर यूजिंग हार्ड डिस्क, यू आर यूजिंग मदरबोर्ड, एंड you are what? When we use laptop and all such devices, we are using huge volume of natural resources. एक लैपटॉप जब बनता है 1.8 टन नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन होता है. न जाने कितना पर्यावरण को धोखा देकर हम इन सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल करें. अपने खुशी के लिए हमने आने वाले जनरेशन का गला घोटा है. आप नहीं जानते, आपको अनुमान भी नहीं है कि आपके होने वाले बच्चों को लैपटॉप मिलेगा है नहीं. सर क्यों? बिकॉज आप ही जिस शिद्दत से लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे लगता नहीं आने वाले 20 साल बाद इतना नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल होगा इस दुनिया में कि वो लैपटॉप भी बन पाएंगे और आईपैड भी और आईपॉड भी बन पाएंगे. बिकॉज वी आर यूजिंग. और वो क्या बोल रहा है, क्या सर इसका ये मतलब है, कि अब लैपटॉप यूज करना छोड़ दे? नहीं, आप मेरी बात को एक्सट्रीमली ले रहे हो. डू नॉट स्टॉप यूजिंग कंप्यूटर्स, यूज बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट. हम ग्रीन कंप्यूटर कहते हैं उतना ही यूज करो जिस शिद्दत से यूज करना है, ऐसा यूज करो कि ज्यादा नुकसान नहीं भी. इसी योर यूसेज ऑफ कंप्यूटर इज वेरी हार्मफुल टू द एनवायरमेंट. अंडरस्टैंड, एक समय आएगा हमारे बच्चों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए कंप्यूटर देखने को मिलेगा नहीं. मतलब ये बहुत ही अंदर बहुत गहराई है सोच में. सर भाड़ में जाए दुनिया. साला मेरा कल निकला क्या, बच्चे शादी नहीं हुए, बच्चे किसको क्या मतलब है? आर यू गोइंग टू थिंक लाइक दिस? नो. इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत अंदर तक. उनका तो ये बोल रहा है, जब आप रात में लैपटॉप चार्जिंग करते हो या मोबाइल, जैसे चार्जिंग हुई आपने अलार्म लगाना चाहिए 2 घंटे बाद का, वो चार्जिंग को प्लग में से निकाल दो. क्यों? बिकॉज आपका बिजली खर्च हो रहा है. तो आज रात से वो काम करिए. क्या काम करोगे? कितने घंटों में आपका लैपटॉप चार्ज होता है, मोबाइल चार्ज 3 घंटे, तो 3 घंटे का अलार्म लगा दो, वो निकाल दो. CRT का इस्तेमाल नहीं करना, LCD का इस्तेमाल करना, पेपर का यूसेज दोनों साइड से करना. अरे बड़े विचार अलग है. ग्रीन कंप्यूटिंग मतलब अंडरस्टैंड करो मैं क्या बोल रहा हूं. यूज करो, अरे बोलो ना, एक यूज करो. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स. समझ गए? अगला सवाल. ओ हो बेबी, व्हाट इज दिस? ओह माय गॉड, मोबाइल कंप्यूटिंग. एवरीबॉडी, चलते फिरते आजकल मैं वैसा काम करने लगा हूं जैसे कि मुझे लगता है मैं ऑफिस में ही बैठा हूं. दोस्तों, nowadays I don't have to go to the office to work because everything is available on this phone itself. मैं इसी फोन के अंदर वो सब कुछ करता हूं जो एक जमाने में ऑफिस में किया करता था. Now I can use my email ID. Now I can use everything. Now I can access my MIs. I can access my CCTV camera. I can do everything from this mobile. So I don't. पहले जमाने में I was supposed to visit my office every day to access everything because हर कुछ चीजें ऑफिस के कंप्यूटर पे ही थी. आजकल तो मैं चलते फिरते वो काम कर लेता हूं जो पहले जमाने में ऑफिस में क्या करता था. भाई और बहनों, इसको इंग्लिश में बोलेंगे whenever you work on the move. वर्क ऑन द मूव. पर दोस्तों, दुनिया की हर चीज देखो, ये पेन ड्राइव ले चिंटू, ले पेन ड्राइव ले, चल वापस दे. ये चीजें मोबाइल जरूर है, बट इट इज नॉट मोबाइल कंप्यूटिंग बिकॉज इट कैन नॉट वर्क लाइक कंप्यूटर. दिस इज ऑल्सो मोबाइल. एक कैश ले चिंटू, दिस इज मोबाइल, दिस इज मोबाइल, दिस इज मोबाइल, but this is not a computing because it cannot work like computer. Because see, but my laptop, my mobile phone is movable. It works like ये ले जा रहे हैं. ठीक है. See, my mobile phone is a movable and it is called as mobile computing, but this is not called as mobile computing because it cannot work like computer, but this can work like computer. So everything which moves but work like computer can only be called as what? Mobile computing. तो आप बताओ, क्या मैं यहाँ से फंड ट्रांसफर कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ से पेटीएम, यहाँ से जीमेल कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ से शेयर्स खरीद सकता हूँ? हाँ जी. तो मैं पहले वो सारा काम कंप्यूटर से करता था, मैं यहाँ से करता हूँ. मतलब 3 कंपोनेंट्स कौन से? एक तो हार्डवेयर लगेगा इसको. अरे हार्डवेयर ही तो है ना, पर ये सब काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक एप्लीकेशन चाहिए. और बाय इंप्लीमेंटिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज नॉट इनफ. आपके मोबाइल में नेटवर्क भी अच्छा होना आवश्यक है. तो बताएंगे, कैन यू प्लीज टेल मी 3 कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस, एंड द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर एंड द नेटवर्क गाइस. दैट्स ऑल ओवर. एंड ओ माय गॉड, द कंपोनेंट्स इज ओवर. नाउ इट्स लिमिटेशन. एवरीबॉडी, आर यू देयर गाइस? बताओ बच्चे, क्या लिखा है? लिमिटेशन. नंबर 1 क्या लिखा है? इनसफिशिएंट बैंडविड्थ. मतलब क्या है, आजकल बहुत नहीं, इंटरनेट बड़ा कमजोर है. नंबर 2 इज व्हाट? सिक्योरिटी. देखो बच्चों, मोबाइल को हैक करना इज कंपैरेटिवली इजियर देन व्हाट द हैकिंग लैपटॉप्स. एंड नंबर 3 इज पावर कंजम्पशन.
बिजली का प्रॉब्लम। देखो मोबाइल की बैटरी बड़ी लो हो जाती है। देखो एक नोकिया जमाने में 3315 एक बार चार्ज किया हफ्ते भर तक मजे लेते रहो, बट दोस्तों यहां पे सवेरे से शाम नहीं निकलती। नंबर 4 ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस, मतलब क्या रे? कभी आपने सुना है ये ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस? कभी कभी ये टनल में या लिफ्ट में अंडरग्राउंड पे कवरेज आता है कि नहीं आता है? दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम एंड पोटेंशियल हेल्थ अथॉरिटी। दोस्तों यहां पर ब्रेन हैमरेज और कैंसर भी हो सकता है। ज्यादा मोबाइल का उपयोग ना करें और अपने सीने के साथ में उसको ना रखें, बिकॉज आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हो। नंबर लास्ट ह्यूमन इंटरफेस विद द डिवाइस, मतलब आजकल के मोबाइल के और जो कीपैड होते हैं इट्स वेरी स्मॉल। बड़े बड़े लोगों को दिखता ही नहीं कि आखिर लिखा क्या है, बिकॉज उनकी उंगली होती है बड़ी और डिवाइस बहुत छोटा। इसीलिए बोलते हैं कि ह्यूमन इंटरफेस में बड़ी प्रॉब्लम, बिकॉज लैपटॉप में कैसे यू गेट इनफ स्पेस है ऐसे करने को, पर ये मोबाइल इज वेरी स्मॉल कीपैड, तो बोलते दैट इज अ प्रॉब्लम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन एज वेल। सो आप सभी का एक काम जरूर है मेरे, देखो ये चैप्टर हमने पूरा खत्म कर लिया है, अब आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। बट गाइस रुको, मुझे अगले चैप्टर पे जाने दो। एक चैप्टर आप होमवर्क करो, क्योंकि मुझे 3 घंटे में 3 चैप्टर्स खत्म करना है, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन परसों है। भाई और बहनों इधर मेरे पास देखो, अभी देखो मेरी आंखों में देखो, मैंने आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाया, राइट? सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू? आप इस चैप्टर के अंदर जितनी भी मेमोरी टेक्निक लिखी थी वो सारे मेमोरी टेक्निक का क्या करोगे आप? आपको रिवाइज करना है। कम से कम मुझे लगता है 6 से 7 मेमोरी टेक्निक्स थी, बट आपके इस मेमोरी टेक्निक में से 1 आधा 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया तो आपको पूरे मार्क्स मिलना चाहिए। ऐसा EIS का पेपर 60 मार्क्स लेगा, आउट ऑफ विच यू हैव टू सॉल्व 50 मार्क्स, बट उन 60 मार्क्स में से अगर सोचो 2 या 3 क्वेश्चन भी अगर आ जाते हैं जो मेमोरी टेक्निक बेस्ड है, तो उसमें से पूरे के पूरे मार्क्स आपको श्योर शॉट मिलेंगे। और एक होता है फ्लो चार्ट 8 मार्क्स का, वो भी श्योर शॉट मिलना चाहिए। मतलब 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि आप में उसमें कोई भी डाउट आपको नहीं कि मुझे आएंगे नहीं आएंगे, और बाकी में से आधे भी आ गए तो हम पास हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू सिक्योर पासिंग। 60 में से 60 ऐसा नहीं होता है, हर 60 में से हर मार्क आप ठोक नहीं सकते हो। 20 मार्क ऐसे ठोकना ना, 20 में से 18 आना चाहिए। देखो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा पेपर पूरा अपने पापा का नहीं होता क्यों पूरा ठोक देंगे। कैसे ठोक देंगे? क्या बीकॉम है क्या? ऐसा क्या हमारे फैमिली ने पेपर नहीं बनाया? अंडरस्टैंड वन थिंग, पेपर में डिफिकल्टी होगी, पर आपको यह पता होना जो सिंपल फुल टॉस बॉल है ना उस पर छक्का बैठना चाहिए, और जो डिफिकल्ट है उसमें डिफेंस करना चाहिए, आउट नहीं होना चाहिए। यॉर्कर है तो आउट नहीं होना चाहिए। वो उतनी समझ, देखो 2 टाइप के पेपर होता है, डिफेंस होता है कि अटैकिंग होता है। यू फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर यू स्टार्ट पेपर यू शुड नो अटैक वाला है तो कितने क्वेश्चन अटैक वाले, जो अटैक वाले होंगे ना उसमें से 80-90% मार्क्स आना चाहिए। मतलब कि 30 मार्क का पेपर होगा, जो बोलते हैं एकदम नहीं कैसे लल्लू पंजो होगा, तो 30 में से आपके 25-27 मार्क बैठना चाहिए। और बचे 30 में से मान लो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है, या एवरेज है या कुछ है, तो आप मान के लो उसमें से 40 से 50% भी मार्क्स है, तो 30 में से 15 आ गए, या मान लो 12 मार्क्स है, बहुत 12 है, और इसमें से 30 में से 25 है, मतलब सॉरी 20 में से आपने कितने लाए, इधर से 30 में से 18 आ गए, 30 में से कितने 28 आए थे यार, 25 आए थे, और बाकी 12 है। तो अगर ऐसा होना तो 37 मार्क्स से 35 मार्क्स आपको आ जाएंगे। आप 35 इसमें से, और ऐसे में तो अभी बाकी है। तो अंडरस्टैंड, आपको ऐसा नहीं फील होना जैसे व्हेन यू राइट द पेपर, ऐसा नहीं होगा कि हर चीज आपको बहुत सिंपल लगेगी। तो डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड आफ्टर सीइंग द पेपर। कुछ क्वेश्चन होंगे ना जो आप बोलेंगे सर कहां पे पढ़ा ही नहीं था, अरे तो ठीक है ना यार, 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन ऐसे आने ही वाले जो आपको लगे मालूम ही नहीं कुछ, और बिल्कुल आपका दिमाग की फ्यूज उड़ जाएगा, आपको लगता है ये स्कोप के बाहर है मेरे, ये मैंने कल ही ऑप्शन में छोड़ा था। ऐसे क्वेश्चन 2 होंगे, इतनी किस्मत हमारी अच्छी नहीं कि सारा अपने को आएगा, 2 क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। और इसीलिए ऐसे क्वेश्चन कभी कभी होगा ए बहुत अच्छे से आ रहा, बी नहीं आ रहा, तो ऐसा होगा ना, तो आप अकेले नहीं हो, पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम सबको आएंगी। पर ऐसे समय पे आपको ये पता होना जो मुझे अच्छा आ रहा है ना उसमें से मेरे मार्क्स कट होना नहीं चाहिए, इतनी तैयारी आपकी होना चाहिए। मतलब पेपर तो बताओ, अगर सारे क्वेश्चन आने लग गए तो फिर ये सीए का एग्जामिनेशन नहीं माना जाएगा। अंडरस्टैंड करो मैं क्या बोल रहा हूं। आपको ये पूरा भरोसा होना चाहिए कि ये आने ही वाला है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन, आपका मन की तैयारी बनाओ। वरना क्या होता है इसमें मालूम है, जो बच्चा तैयारी नहीं करके आता उसको लगता है 3-4 क्वेश्चन उसने डिफिकल्ट देख लिया ना, वो डिमोरलाइज हो जाता है, उसको लगता है मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं सोचने का, सब लोग ऐसे ही हौले से बैठे होते हैं। हर एक आदमी का अपना एक वीकनेस होता है, सबको 15-20 मार्क का आता ही नहीं है, पर हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं ना, करेंगे कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे, मिलेंगे तो नहीं बोलेंगे। पर जो आ रहा है वो इतना अच्छे से आना चाहिए, मतलब 90-95% मार्क्स आना चाहिए उसमें से। फिर उसमें इतना मस्त उसके डायग्राम, चार्ट, ये वो, इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल्स, फिर उसमें पूरा रंगीला कर दो उसको, फिर उसमें से 4 में से 3.5 आना चाहिए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब जो नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा यार, ठीक है, उसके गम पछतावे में आपको बैठना नहीं है, वो गया तो गया, पर जो आ रहा है वो माहौल बना। अब देखो क्रिकेट भी जब देखते हो, हर बॉल पे कुछ बॉल डॉट बॉल भी जाते हैं यार, कुछ ओवर पूरी मेडन जाती है, पर कुछ ओवर में तो 25 रन भी बन जाते हैं।
तो ऐसा आपको क्रिकेट का गेम याद रखना है। फिर भी तो ऐसा होता है ना, कहीं और मैदान जाने के बाद में भी टीम जीती, पर जो आपके लायक होता है ना उसमें आपने बहुत खेलना चाहिए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके गाइस, आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर एवरीबॉडी।